ये वास्तु में सिर्फ हिंदुज़्म में माना जाता है या और भी लोग मानते हैं? देखिए, वास्तु रिलीजन से नहीं जुड़ा हुआ। वास्तु एनर्जी फ्लो का काम करता है और एनर्जीज से रिलेटेड है, सटल एनर्जीज जो हम कहते हैं देवता फील्ड्स। वास्तु एक एज ओल्ड साइंस है ना। इस पे शास्त्र लिखे गए हैं, तभी वास्तु शास्त्र नेम पड़ा है ना। लेकिन कुछ तो लोग ऐसे भी हैं मैम जो वास्तु को भी अंधविश्वास कहते हैं। वास्तु के अंदर अगर जो लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से आते हैं तो उनको यही कहा जा सकता है कि देयर आर एनर्जीज दैट आर फ्लाइंग, जो काम कर रही हैं, जो सटल लेवल पे है। मैं काफ़ी लोगों को ये बोलती हूँ कि अगर आप नहीं भी वास्तु करवा सकते तो आप अपने घर के अंदर बहुत अलग अलग कलर्स मत करवाइए। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हम लोग अपने घर में कई चीज़ें अनवांटेड रख लेते हैं, उसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है क्या हमारे डेली लाइफ में? काफ़ी लोग ना देवी देवताओं की तस्वीरें हर जगह लगा देते हैं, कैलेंडर्स लगा देते हैं, किचन में लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सोनल मैम, वेलकम टू द PWS शो। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया। मैम मुझे बताना, वास्तु जब बात आता है ना तो हम किस 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 चेंजेस के लिए वास्तु पे शिफ्ट हो सकते हैं? लाइफ में लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और पता नहीं होता कई बार कि मेहनत कर रहा हूँ लेकिन जा कहाँ रहा है। तो क्या क्या रीज़न होने चाहिए जो वास्तु से हमें कंसल्टेंट करना चाहिए, जैसे किसी से भी जुड़ना चाहिए? वास्तु एक एनर्जी फ्लो के से रिलेटेड एक फील्ड है हम्म। जिसके अंदर पांच जो हमारे तत्व हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं हम्म। जिसके हम बने हैं, जिसका यूनिवर्स बना हुआ है, हम्म। उसी के लिए उसी से रिलेटेड सारा खेल है वास्तु में। ओके। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये अगर बैलेंस्ड हैं आपके घर के अंदर तो एनर्जी फ्लो हमेशा सही रहेगा। ओके। और एनर्जी फ्लो अगर आपका सही रहेगा तो वो राइट इंट्यूशंस, राइट डिसीजन मेकिंग, राइट हेल्थ, रिलेशनशिप, कोई भी एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, वो एक फ्लो में रहेगा। ओके। वहाँ स्टैग्नेंसी नहीं आएगी। हम्म। तो कोई इंसान अगर अपनी लाइफ के अंदर स्टैग्नेंट फील कर रहा है तो आई वुड नॉट से कि सिर्फ और सिर्फ वास्तु उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके कर्म है, उसकी एस्ट्रोलॉजी है, हम्म। उसके ग्रह नक्षत्र जो जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो भी काम कर रहे हैं साथ के साथ। हम्म। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हम्म। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मेरा अगर एस्ट्रो पार्ट अच्छा नहीं है तो वास्तु मैंने काली करवा लिया तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं। डिसाइड कौन करेगा मैम? कैसे, मैं कैसे चूज करूँ ये अगर मुझे करना हो तो? लेकिन कई चीज़ें हैं, जब मल्टीपल चीज़ों लेयर पे पास कर लूँगा तब तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या। उसके लिए मैं कुछ तो आप हमें हो कि हाँ, एटलीस्ट एक इंडिकेशन कि हाँ अब तो शायद करना चाहिए तो। वास्तु के अंदर अगर हम देखें, अगर हम अपने घर को, ऑफिस को या किसी भी बिल्डिंग में जहाँ स्पेस हम जो यूज़ कर रहे हैं, अगर उस स्पेस को हमने अच्छे से बैलेंस करने का मतलब, आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको खुद ही, जब आप वहाँ पर रहते हो तो आपको अंदर से एक फीलिंग भी आती है, हम्म। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अवचेतन माइंड है, वो हमारा घर का वास्तु से कनेक्टेड है। ओके। ठीक है, तो वास्तु मैंने बोला एनर्जी फील्ड्स के बारे में है। जो चीज़ें सटल लेवल पे हमें दिखती नहीं है, दैट हम्म। इज़ बियॉन्ड आर यू नो, हम्म। हम लोग जिस चीज़ को देख नहीं पा देख नहीं रहे पाते हैं, हैं। सुन नहीं पा रहे हैं, हवा को नहीं देख पाते, भगवान को नहीं देख पाते, तो जो चीज़ें सटल लेवल पे हैं वो चीज़ें हमारे इंटरनल, हमारे सेल्फ को अफेक्ट करती है। और जो हमारे इंटरनल अफेक्ट को इंटरनल सेल्फ को अफेक्ट करती है, वो हमारी आउटर रियलिटी को भी इफ़ेक्ट करती है। तो अगर हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में हम स्टैग्नेंट हैं तो आप अपने घर का भी वास्तु चेक करवा सकते हम्म। हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, अपने थॉट्स पे, अपने बिलीव्स पे भी काम कर सकते हैं। तो सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है। अगर आपका घर का वास्तु ठीक होगा ना, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, आपका गुरु है, आपका जुपिटर है। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक है तो आपको राइट इंसाइट्स आएंगे, आप राइट लोगों से जुड़ोगे, राइट जगह पर आप डिसीजन मेकिंग लोगे, हम्म। क्लैरिटी रहेगी थॉट्स की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा वाटर एलिमेंट है। हम्म। पानी का नेचर क्या होता है, फ्लो। फ्लो। सिम पानी अगर रुका हुआ होगा तो वो बदबू करेगा। हाँ, ट्रू। ठीक है, तो अगर पानी का जो नेचर है वो फ्लो है, ठीक है, तो उसमें अगर हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट अगर बैलेंस्ड होगा, वो वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड होगा तो हमें फ्लो देगा। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमें क्लैरिटी देता है, इंसाइट्स देता है, तो वहाँ जो रहने वाले होंगे उन्हें क्लैरिटी मिलेगी, इंसाइट्स मिलेगी। अगर कोई इंसान ये आकर कहता है कि
पता नहीं क्या लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा मतलब नॉर्थ ईस्ट उनका इम्बैलेंस्ड है। Because they are talking about thought level, they are talking about their belief system, they are talking about indecisiveness, अपने decisions नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ के, ओके, राइट? अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, सपोज मैंने एक नया घर ले लिया, हम्म। मैं उसमें सेटल हो गया हूँ, लेकिन मैं खुद सेटल नहीं हुआ। लाइक फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया हूँ, सब लोग हम लोग सेटल हो गए, लेकिन माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट है कि शायद कुछ कमी है। ये होता है इंडिकेशन? हाँ, इस तरीके से आपको छोटी छोटी इंडिकेशंस मिलेंगी कि जैसे आप पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुए होंगे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी चीज़ों में चेंजेस होंगे। हो सकता है पुराने से कुछ घर से कुछ चीज़ों में आपको बेटर लगे, हम्म। और ये भी हो सकता है कि पुराने घर से कुछ चीज़ों में साइमल्टेनियसली साथ साथ ही कुछ चीज़ें और ख़राब हो जाए। यार ये तो पहले ठीक था, ये अब ख़राब हो गया है, और ये तो पहले नहीं मिला मुझे, पर यहाँ आने पर इस तरह से हमें फ़र्क पड़ने लग गया है, हेल्थ इम्प्रूव हो गई है, या वहाँ पर हमारी आपस में नोक झोंक रहती थी, यहाँ के रिलेशनशिप्स बेटर हो गए हैं, है ना? तो ये सारी इंडिकेशंस होती हैं कि जब हम कह सकते हैं कि वहाँ के उस घर का जो वास्तु है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है, तो कुछ चीज़ें बेटर हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। ओके, हम्म। ये वास्तु में सिर्फ हिंदुज्म में माना जाता है या और भी लोग मानते हैं? देखिए, वास्तु रिलीजन से नहीं जुड़ा हुआ। ओके। वास्तु एनर्जी फ्लो का काम करता है और एनर्जीज से रिलेटेड है, सटल एनर्जीज जो हम कहते हैं देवता फील्ड्स हमारी लैंग्वेज के अंदर। कि हम जैसे अगर सिंपल ले मैन लैंग्वेज में बोलें तो अगर घर में जब आप हाउस वार्मिंग करते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो कहते हैं सारे देवता इधर आइए और फिर बाद में अपने अपने स्थान ग्रहण करिए। तो वो जो स्थान ग्रहण करने की बात होती है तो वो एनर्जी फील्ड्स हैं, वो देवता फील्ड्स हैं जो हमें दिखते नहीं है, सटल लेवल पे। सपोजिडली ईस्ट डायरेक्शन है, वो सूर्य देवता है, ठीक है? तो वही सारे देवता हैं जो 45 देवता की एनर्जी फील्ड्स के बारे में हम वास्तु में बात करते हैं। तो वही सारे देवता है। वरुण देवता वेस्ट डायरेक्शन में है, ओके। नॉर्थ ईस्ट में चिखी हैं जो शंकर जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, या लक्ष्मी के भी कुछ सेल्स आते हैं जो नॉर्थ ईस्ट से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर अदिति, दीति, ये लक्ष्मी के सेल्स हैं, ठीक है? तो यही सारे देवता फील्ड्स हैं, एनर्जी फील्ड्स जो हमारे घर में वास्तु के हिसाब से काम करते हैं। अब वहाँ पर अगर टॉयलेट है, स्टोर है, आपका लिफ्ट है, कटा हुआ एरिया है, बालकनी का ओपन एरिया है, वहाँ पर आपने कोई फालतू का सामान रखा हुआ है, लोहा वगैरह रखा हुआ है, वहाँ पर पाइप्स पड़ी हुई हैं, बहुत टाइम से कुछ चीज़ें पड़ी हैं, मेज़नाइन है लोगों के, बहुत भरे रहते हैं, कंजस्टेड रहते हैं, ना साफ़ करते हैं ना उस चीज़ को डिस्कार्ड करते हैं, तो क्या होगा? एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाएगी। जब एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाएगी तो वो जो डायरेक्शन आपको देने वाली है, अगर वो रिलेशनशिप की डायरेक्शन है, हेल्थ की डायरेक्शन है, मनी की डायरेक्शन है, या किसी भी चीज़ में आपको क्लैरिटी या कुछ भी डिसीजन मेकिंग दे रही है, वो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके का वो जो डायरेक्शन है, जो आपको वो एट्रीब्यूट दे रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी है, वहाँ पर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, कोई वास्तु दोष है। ओके, नहीं मैं तो ये समझ ऐसे लाइक हम लोग हिंदू में तो मानते हैं, हम्म। लेकिन वो अदर रिलीजन के लिए क्या वो वास्तु पे बिलीव करते हैं? आजकल अगर आप देखें तो कोई लोग, एक्सपीरियंस भी हो तो प्लीज़ बताओ आप मुझे वो। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिख कम्युनिटी से लोग आते हैं, मेरे पास अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो कोई गुप्ता फैमिली से हो, अग्रवाल्स हो, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हाँ, स्पिरिचुअल है। हाँ, हाँ। उन्होंने तो लक्ष्मी माता को बंद कर रखा है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर, फॉरेन के बहुत लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं, वो लोग बहुत वास्तु को आजकल मानते हैं कि चीज़ें, दे आर एनर्जीज दैट आर वर्किंग। वो मेरे हिसाब से नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा नहीं मानते, लाइक हॉरर और इन सबको। वो नहीं, ये सब ऐसा नहीं है कि मानते हैं। नेगेटिव एनर्जीज को नहीं, नेगेटिव एनर्जी को मानते हैं। ये मानते हैं कि घर में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कि अब हमारे को हेल्थ इश्यूज आने लग गए हैं, हम अब हमारे को प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, तो उस कारण से कुछ घर में है जो बैलेंस्ड नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। फॉरेन के बहुत से लोग फॉरेन में जो रहते हैं वो भी वास्तु को मानते हैं, बिकॉज वास्तु इज़ नॉट ओनली कनेक्टेड टू वन पर्टिकुलर रिलीजन। एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं कनेक्ट करता कि ये हिंदू का है या बट कुछ है। वही मानते नहीं ना, कई बार अगर परसेंटेज एक रेशियो निकाला जाए तो कितने लोग होंगे मुस्लिम में जो बिलीव करते होंगे इन चीज़ों पे? देखिए, इसमें हर किसी के
पर्टिकुलर अगर आप मुस्लिम धर्म में कहिए, उनके यहाँ पर एक कल्चर में किसी भी चीज़ को किस तरीके से फॉलो करते हैं, तो उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकती। बट हाँ, ये है, ऐसे भी क्लाइंट्स हैं मेरे पास जो न्यूमरोलॉजी के लिए आए और वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे कि मैम हमें नेम स्पेलिंग करेक्शन करवाना है एज पर न्यूमरोलॉजी, या अगर उनको हम गाइड करते हैं कि घर में अगर कोई इस तरह से उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आए और हमने उनको बोला कि नहीं आपके घर में भी कुछ इश्यूज हैं, तो दे आर ओपन टू इट कि हाँ ठीक है, अगर आप मैम कहते हैं तो हम करवा लेंगे। मतलब वही बात है कि जितनी Believe ज़्यादा trust, किसी हाँ? को भी अवेयरनेस होगी ना, तो वो चीज़ वो फिर उसको समझ आएगी। ओके, क्योंकि वास्तु मेरे हिसाब से यूनिवर्सल है, हर कोई जानता है इसके बिल्कुल, बारे में कि वास्तु कुछ ना एक कुछ एज होता है। ओल्ड साइंस हाँ, है ना, इस पे शास्त्र लिखे गए हैं, तभी वास्तु शास्त्र नेम पड़ा हाँ, है ना। राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार लिखा, ओके, ठीक है। ऐसे ही मैमत है, मनुष्चाल्य चंद्रिका है, विश्वकर्मा प्रकाश है, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जो तब उस टाइम पे लिखे गए, उस हिसाब से वहाँ पर तब आर्किटेक्ट वहाँ पर जब बना, तो वो आज भी सस्टेन कर पा रहा है ना। कितने अर्थक्वेक्स आते हैं या कुछ आते हैं, पुरानी कितनी ऐसे मंदिर हैं, कितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कितने ऐसे महल थे जो मतलब कन्वर्ट हो गए 5 स्टार होटल्स वगैरह में। तो उनका आर्किटेक्ट तो नहीं मतलब उस हिसाब से हिलाना। तो पहले के टाइम में जैसे अयादी कैलकुलेशंस करके कुछ बोला जाता था, तो उससे आप वो लोग कैलकुलेट करते थे कि आपका जो सोपावान बोलते हैं, जो चढ़ाव मतलब सीढ़ियाँ, स्टेयरकेस, ठीक है, सोपावान, तो वो जो है वो कैसा होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता था ताकि एक्सीडेंट ना हो। किचन है तो अगर हम अग्नि के स्थान पे ही अगर किचन को प्लान करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली रिजल्ट्स देगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो एक एलिमेंट आपको देता है। अगर मैं किचन की जैसे अब मैंने बात करी या फायर एलिमेंट की मैंने बात करी, तो फायर, पैसा पैसा भी हम कहते हैं कि पैसे की गर्मी है, बोलते हैं ना। ये तो नहीं कहते ना पैसा तो किसी और उससे नहीं जोड़ते हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि जो आपका मनी है वो एक फायर एलिमेंट है, एक्चुअली में एक फायर एलिमेंट के अंदर हम उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आपका जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है या फायर एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो आपके शुक्र से रिलेटेड है, वो आपको रूप भी देती है, वो आपको तेज भी देती है, वो आपको सिक्योरिटी भी देती है ना। पहले के टाइम में यही कहा जाता था ना, आग जलाकर अपने आप को सिक्योर किया जाते थे उस टाइम पे। तो वो आपको सिक्योरिटी भी देती है और खाना भी आपका उसी पे पकता है, ठीक है। आपके मांगलिक कार्य जो यज्ञ होते हैं वो भी बिना अग्नि के नहीं पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल, है ना। और हम सनातन धर्म से कनेक्ट करते हैं तो हर चीज में ही यज्ञ होता है। तो कोई पहला मांगलिक चीज ही यज्ञ से स्टार्ट। कोई मांगलिक कार्य है, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कार रिपेयर्स हो रहे हैं तब भी आपका फायर एलिमेंट उस घर का वीक है। किसी में बहुत ज़्यादा लेथार्जीनेस है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस है, काम नहीं करते, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, तो भी आपका फायर एलिमेंट है। तो जो मेन अगर हम क्रक्स की बात करें तो वास्तु आपके जो पांचों एलिमेंट्स हैं वो पांचों एलिमेंट्स आपको लाइफ में बहुत कुछ दे रहे हैं। जहाँ पर उस डायरेक्शन के अंदर किसी भी तरह की रुकावट, बाधा, किसी भी तरह का कोई वास्तु के हिसाब से इम्बैलेंस है, तो फिर वो एलिमेंट आपको वो नहीं देगा जो वो देने के लिए आपको तत्पर है। लेकिन कुछ तो लोग ऐसे भी हैं मैम जो वास्तु को भी अंधविश्वास कहते हैं, उनसे कैसे डील करते हो आप लोग? देखिए, मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम न्यू कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं पर वास्तु में ना बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, ऊपर ऊपर से ठीक है, लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है और उस हिसाब से ही कर दो आप। क्या होता है, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप किसी भी चीज़ में आप डेप्थ में जाओगे तो वो चीज़ वर्क कर रही है या नहीं है। आप एसी रूम में बैठे हो, टेम्परेचर अगर थोड़ा सा आप डाउन करोगे आप ठंडा फील करोगे, True. दैट इज़ बट नेचुरल। उसका किसी रिलीजन से मतलब नहीं है, नहीं है। कोई भी आके बैठेगा उसको वैसे ही फील होगा, ठीक है। एक एनर्जी है कमरे में, एक फीलिंग आ रही है, कंफर्टेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो कोई भी इंसान होगा उसको फील होगा। तो वास्तु के अंदर अगर जो लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से आते हैं
तो उनको यही कहा जा सकता है कि देयर आर एनर्जीज दैट आर प्लाइंग, जो काम कर रही हैं, जो सटल लेवल पे है। फिर उन लोगों को हमेशा ही कंफ्यूजन्स रहती है और ये नहीं समझ में आता कि उनकी लाइफ में क्यों इतनी दिक्कतें आ रही है। कर तो सब कुछ रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, बट अगर अगर उनके घर की डायरेक्शंस बैलेंस्ड नहीं होती तो बहुत सारी जगह पर उनको अंदर से पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, पर ये नहीं समझ में आता कि ये वास्तु से कनेक्टेड है, ये वास्तु की तरफ से आ रही है, पर लाइफ में वो प्रॉब्लम्स फिर फेस कर रहे होते हैं। तो उन लॉजिकल माइंड्स को यही कहा जा सकता है कि एक एनर्जी फ्लो के माध्यम से, कि अगर आप खुद भी एक एनर्जी है, वी ऑल आर एनर्जी, यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी है, तो अगर सब कुछ एनर्जी है, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बेटर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के अंदर स्टैग्नेंसी से निकलना चाहते हैं, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, नॉट ओनली वास्तु, है ना। आप अपने कार्मिक चीज़ों पे भी काम करेंगे, अपने पर्पस ऑफ लाइफ पे, सोल पर्पस पे, चीज़ों को मतलब सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती है, किसको फॉलो करें उसमें ये है कि जो चीज़ आपकी कॉलिंग है, आपको जो चीज़ करती है। बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो लोग मतलब अगर नहीं मानते तो उनको फिर कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप इसी पे डिबेट करेंगे कि भगवान है या नहीं है, अगर तो obviously तो नहीं फिर उन माइंड्स को आप कहीं भी सेटल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल। मैम मुझे एक चीज़ बताओ, दिल्ली में ज़्यादातर लोगों मतलब अगर 60% आबादी देखा जाए तो उनके पास ना मेरे हिसाब से 25 30 40 50 गज का प्लॉट होता है। उस छोटे से प्लॉट में वो प्रॉपर वास्तु कैसे करे? और कई बार तो क्या होता है वो आर्किटेक्ट से डिज़ाइन बनवा लेते हैं, उनके डिज़ाइन को ही फॉलो कर देते हैं और हम ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। लाइक स्टेयर के नीचे वॉशरूम यूज करना, वो मानते ही नहीं है किसी चीज़ों को। ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करोगे आप? देखिए, पहले तो बहुत ज़्यादा ना इंटरनेट के ऊपर बहुत सी इंफॉर्मेशन फ्लोट करती है, अननेस इमेज एकदम से किसी भी चीज़ को फॉलो कर लेना जरूरत और से उस ज़्यादा हिसाब, ही हो रहा है तो वो किसी भी फील्ड में है, हम्म, नॉट ओनली इन हाँ वास्तु, वो सब हर में। चीज़ में है कि आप बस इंटरनेट खोलो, जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है आपने पूछा, आपको आंसर मिला और आपने ब्लाइंडली उसको फॉलो किया। हम्म। चाहे आप 50 गज के मकान में रहते हैं, चाहे आप 500 गज के फ्लोर में रहते हैं, अगर उस घर का किसी भी तरीके से जो ये सारी एनर्जीज हैं, ये जो सारी डायरेक्शंस हैं, अगर किसी भी तरीके से इम्बैलेंस्ड है तो वो आपको रिजल्ट नेगेटिव देगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब सबसे पहला तो मैं काफ़ी लोगों को ये बोलती हूँ कि अगर आप नहीं भी वास्तु करवा सकते तो आप अपने घर के अंदर बहुत अलग अलग कलर्स मत करवाइए ओके। दीवारों पर। स्पेसिफिकली अगर छोटे घर होते हैं ना, मैंने देखा है बहुत से घरों में अलग से पिंक कलर का पेंट, एक वॉल पिंक हुई हुई है, एक वॉल ब्लू हुई हुई है, येलो हुई हुई है या ग्रीन हुई हुई मोस्टली है। दो बॉल को सिमिलर रखते हैं, दो डिफरेंट रखते हाँ, हैं। तो ऐसा नहीं करो ये, ओके। क्योंकि क्या होता है हर एलिमेंट आपका कलर से जुड़ा हुआ होता है। वाटर एलिमेंट है, ब्लू कलर है, अगर फायर है तो रेड है, तो ऐसे एलिमेंट्स डिस्टर्ब्ड होते हैं। तो बेसिक आप ये जाइए ऑफ वाइट पेंट करवाइए या वाइट पेंट करवाइए सारे घर के अंदर। मोटा मोटी अगर आपका आपके ये घर में, कॉमन हर किसी के लिए ये हर एडवाइस है? किसी के लिए है, जैसे आपने पूछा इन जनरल, है हाँ। ना। तो अगर कोई स्पेसिफिकली छोटे मकान में है और वो नहीं वास्तु करवा सकता या कोई कंसल्टेंट की फीस हायर नहीं कर सकता, तो मैं बहुत सिंपल टिप्स बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने घर का पेंट बहुत बेसिक रखिए, ऑफ वाइट पेंट रखिए। फिर उसके बाद हमारे पास वास्तु के कुछ ऑयल्स आते हैं या वो मार्केट में उनको कहीं भी मिल सकते हैं। ओके। उससे सबसे पहले आप अपने वॉशरूम्स को ब्लॉक करिए। आपकी किचन गलत जगह पे है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़, कोई डायरेक्शन है, वो आपको ये परमिट नहीं करती कि आप यहाँ पर किचन रखो या यहाँ पर टॉयलेट रखो, पर आपका है, आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते या आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हो, हाँ। ठीक है, तो यू कांट मेक दी चेंजेस। तो आप क्या करेंगे, तो आप उन चीज़ों को फिर बैलेंस करेंगे, क्योंकि आप उन चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते, नहीं डेमोलिशन कर सकते, तो आप उन चीज़ों को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए बहुत ही चीप रेंज में, इनएक्सपेंसिव रेंज के अंदर आपके ऑयल्स आते हैं, उनको आपको सिंपली स्टिक करना होता है वॉशरूम की सीट के पीछे या किचन के आपने जो बर्नर है उसके पीछे आप लगा सकते हैं, या फिर आप अपने बेडरूम के पीछे लगा सकते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग डायरेक्शंस के आते हैं, अगर वो बैलेंस नहीं है तो हम बहुत सिंपल वे में
ऑयल्स लगाकर अपने घर को बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं। आप कंसल्टेंट चाहे ना भी हायर करें, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। मतलब एक मैंडेटरी वाला कह सकते हैं, जैसे लाइक आप एक घर ले रहे हो या रेंट पे भी ले रहे हो, एक ब्रोकरेज चार्ज तो देता है हर कोई ना। हम्म जैसे 10,000 का भी रेंट ले रहे हो तो शायद 5,000 रुपये या 10,000 रुपये कई बार अलग अलग जगह के हिसाब से होता है। तो वहाँ पर हम ऐड ऑन कर दें एक चीज़ कि ये मेरे वास्तु के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, अगर रेंट पे भी ले रहे हो या खरीदने भी जा रहे हो तो। हाँ, मतलब फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर चाहे कोई मर्जी रेंट पे रह रहा हो या फिर किसी की अपनी प्रॉपर्टी है, उस जगह को जब आप यूटिलाइज करते हो तो वो आपको इफेक्ट करेगा। ऑनेस्टली। वहाँ की एनर्जीज बैलेंस्ड होगी। तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि छोटे से बड़े घर में चले गए, 1 से 2 कारें ले ली, हाँ, है ना। तो उनको बहुत उस चीज में फायदा भी होता है। कई बार रेंट का घर भी किसी के लिए बेनिफिट्स कर देता है ना, हम्म। आपकी तरक्की बढ़ जाती है, और खुद के घर में जाते हो तो फिर शायद रियलाइज होता है यार ठीक था वो, वहाँ तरक्की बढ़ रही थी शायद आपकी। हाँ, कुछ है ऐसे है फिर ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग ऐसे बाद में आकर बोलते हैं कि जब से हम इस मकान में आए हैं, वो पहले वास्तु फॉलो नहीं करते, वही लॉजिकल हाँ, माइंड्स वाली बात है ट्रू। कि नहीं सब ठीक था ना, पहले बहुत अच्छा था, हमने चेंज किया, हमने बड़ा मकान ले लिया, बड़ा फ्लोर ले लिया, और बाद में जब 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, वाइफ को एकदम से कोई हेल्थ इश्यूज आ गए, बच्चे को कुछ चोट लग गई, किसी को कोई घर में एक्सीडेंट हो गया, फिर दिमाग उनका काम करता है कि चलो एस्ट्रोलॉजर के पास भागो या किसी के पास भागो कि कहीं हमें रिलीफ मिले। पैसा है बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, हेल्थ पे जा रहा है या फिर कहीं कोर्ट में जा रहा है, किसी भी तरीके से बस पता नहीं लगता कहाँ से आया और कहाँ चला गया, तब फिर वो लोग फॉलो करते हैं। तो जब उस समय भी अगर आप चेंजेस करते हो तो वो एनर्जीज आपको फिर बैलेंस अगर आप करवाते हो तो फिर फर्क पड़ता है। ओके मैम, एक चीज़ और है, हम लोग अपने घर में कई चीज़ें अनवांटेड रख लेते हैं, उसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है क्या हमारी डेली लाइफ में? बिल्कुल। जैसे अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, जैसे एज अ वास्तु टिप मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने क्लाइंट्स को, ऑडियंस को सजेस्ट करूँगी कि बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो देखने में ऐसा हमें लग रहा है या तो मॉडर्न आर्ट के नाम पे आप ले आए हैं या फिर वो देखने में सुंदर नहीं लग रही या डर लग रहा है उससे। कुछ ऐसे बड़े स्ट्रेंज से फेसेस हैं, कोई तलवार है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं पेंटिंग्स में बनी हुई है, और आपको यू आर नॉट एबल टू मेक एनी हेड एंड टेल आउट ऑफ इट, ये बना क्या हुआ है, और आप उसको बस देखकर सोच रहे हो या कुछ है, तो वो चीज़ें घर पे नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। कुछ ऐसे स्कल्पचर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे लोग बहुत ज़्यादा, आई हैव सीन लाफिंग बुद्धा लगाते हैं अपने घर और ऑफिस में। ऑलमोस्ट लगाते ही। तो जो लाफिंग बुद्धा है वो चाइनीज पद्धति से बिलोंग करता है ना। अब आप हैं, यहाँ रहते हैं, हम इधर रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हम यहाँ के एम्बलम को फॉलो करते हैं, हम यहाँ की चीज़ों को फॉलो करते हैं, यहाँ के कल्चर को, हेरिटेज को फॉलो करते हैं। हम अपने पूजा पाठ में ड्रैगन तो नहीं यूज़ करते, सांप आप नहीं यूज़ कर सकते, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं, बट वहाँ पर मानते हैं ड्रैगन को, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं, है ना। तो इसीलिए वहाँ की जो चीज़ें हैं, जो फैंगशुई की आइटम्स हैं, लाफिंग बुद्धा और ये सारी चीज़ें, ये हमारे शास्त्र परमिट नहीं करते। ये हमें ये नहीं है कि हम लाफिंग बुद्धा लगा लेंगे तो उससे हमारे को मनी आ जाएगा, प्रॉब्लम ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो सबको बोल रहे हैं आज घर से हटा दो। हाँ। तो ये इसके अलावा चीज़ें कुछ है और जो हमें नहीं रखना चाहिए घर में, गलती से भी नहीं रखना चाहिए? आपको मैं यही बता रही हूँ कि पेंटिंग्स वगैरह जो बहुत पेंटिंग ज़्यादा जो, ऐसे, हाँ, जैसे कोई बच्चों का इनोसेंस फेस है, अपने अपने घर के अंदर जो फैमिली पिक्स हैं वो लगाइए, कोई इनोसेंस फेस है, कोई फ्लावर पेंटिंग है वो लगाइए। जो ओके, चीज़ें आपको देखकर बहुत खुशी एक है। फीलिंग आती है अच्छी सी, की गुड फीलिंग आती है, आप जब भी उसको देखते हो ना, यू गेट इनटू ट्रांस एट टाइम्स कि हाँ यार बहुत अच्छा लग रहा है। या फिर आपने कोई अपनी फैमिली ट्रिप की लगाई और आपको वो याद आ गई, तो उस तरह की पेंटिंग्स वगैरह लगाइए, ना कि कोई नेगेटिव पेंटिंग जिसको देखकर बहुत ज़्यादा सैड फेस है, बहुत ज़्यादा वो है। और ऐसे ही जो स्कल्पचर्स वगैरह भी होते हैं उसको देखिए कि भी किस, क्योंकि क्या होता है ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट डिपिक्ट करती है, किसी के अंदर कोई शेप डिपिक्ट करती है। जैसे अगर ट्रायंगल शेप बोलें तो वो ट्रायंगल शेप जो है फायर एलिमेंट की है, ओके, यज्ञ करते हैं तो जैसे हाँ, जो फायर ट्रेडिशनल। की, हाँ। ऐसे ही वाटर को डिनोट करता है आपका, जो वेव्स होती हैं, वाटर की वेव्स होती हैं, है ना। तो ऐसे ही आप कोई भी आर्टिफैक्ट, कोई भी चीज़ आप लेकर आ रहे हो
तो वो चीज़ें अगर बहुत एक्सपेंसिव हैं और आपको अच्छी लगी और आपने एकदम से उठा के आप ले आए, तो या तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, और नहीं तो मतलब अगर आप बिना सोचे समझे कोई चीज़ लगा रहे हैं, तो वो यही है कि बाद में जाकर आपको किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी, वो फिर टाइम बताएगा। इसीलिए शायद कहते हैं ना कि जब घर इस तरह का बनता है, और कई बार कहते हैं कि इसमें ना हमारी पुरानी यादें जुड़ी है, क्योंकि कई लोग होता है कि जैसे हमारे पूर्वज, दादा वगैरह, ये सब जो भी घर बनाए हैं, तो शायद अपने सामने बनवाते हैं, कुछ उनका भी हाथ होता है ईंट देना या कुछ भी किसी तरीके का। आजकल लोग क्या करते हैं, सीनरी लगा देते हैं, और शायद जो आपने बोला ना वो मैं कनेक्ट कर पाता, जैसे लाइक मैं अपने बच्चे का ही फोटो देखता हूँ पुराना, तो मैं खो जाता हूँ, लगता है कि यार क्या बात। मुझे लगता है वो चीज़ अगर मैं शायद वॉल पे रखूँ, तो शायद मैं जब एंटर करूँगा तो शायद वो हुँ, फीलिंग आएगी कि आप घर में आ गए हो आप हुँ, वापस, है हुँ, ना? हुँ, हुँ। ये फ़र्क पड़ता हुँ। है। अब जैसे एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि काफ़ी लोग ना देवी-देवताओं की तस्वीरें हर जगह लगा देते हैं, कैलेंडर्स लगा देते हैं, किचन में लगा देते हैं। कुछ चीज़ें आपको मतलब अपना कोई टाइम टेबल या कुछ भी तरीके से आपको काउंट करना है, तो वहाँ पर आपने कैलेंडर्स लगा दिए और वो सारी चीज़ें फ्रिज के ऊपर लगी हुई होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे पेंटिंग्स की बात करी, क्या नहीं लगाना हुँ। चाहिए, तो देवी-देवताओं को भी एक पर्टिकुलर स्थान देना चाहिए। ऑब्वियस से मतलब मंदिर के हमारे अंदर कैलेंडर में तो चल रहा है मैम शुरू से ही। वो कहीं पे टाँगते हैं, फिर ईयर एंड होने के बाद फेंक देते हैं। फेंक देते हैं। तो आपको देवी देवताओं की भी तस्वीरें हर जगह नहीं लगानी चाहिए। ये नहीं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि चलो ये तो हस्बैंड वाइफ का कमरा है, यहाँ नहीं लगाते, बच्चों के कमरे में लगा देते हैं, अच्छी बुद्धि रहेगी या चीज़ रहेगी। बट उसमें क्या गलती हो जाती है कि पर्टिकुलर वो ज़ोन जो है, वो डायरेक्शन जो है, वो देवी देवताओं की नहीं है। तो हुँ। आप वहाँ पर अगर वो उनको स्थान दे रहे हो, उनको भी तो वो स्थान नहीं दे रहे ना जो उनको देना चाहिए। तो वो भी कभी-कभार नेगेटिव रिजल्ट। अब जैसे एक मेरे पास एक केस स्टडी आई थी जिसके अंदर एक क्लाइंट थे, उनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी, वो लव मैरिज करना चाहते थे और उनके फादर मान नहीं रहे थे। जब मैं उनके घर पे गई थी तो मैंने देखा कि उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो सास-ससुर थे, जो लेडी जिन्होंने मुझे हुँ। कनेक्ट किया था, उनके सास-ससुर की फ़ोटो ना बहुत गलत जगह पे रखी हुई थी। तो आपका डीएनए किससे चलता है? आपके ऑब्वियसली हाँ, एंसेस्टर्स से पूर्वज हाँ। चलता है, पूर्वजों से चलता है, आपका लीनिएज उनसे चलता है, और बेटे की शादी हो नहीं रही थी, फादर मान नहीं रहे थे, 5 साल हो गए थे। और जब सिर्फ काफ बेसिक बैलेंसिंग और वो सारी चीज़ें करके उनकी फ़ोटो वहाँ से हटाकर उनके जो सास-ससुर की फ़ोटो है, सही जगह पे लगाई थी। तो 1 डेढ़ महीने के बाद ही उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था कि मेरे हस्बैंड मान गए हैं और आपको भी आना है शादी पे। तो बेटे की शादी वाओ! है। तो मतलब कितनी बार आप ये सोचिए कि इवन मैंने देखा है कि पूर्वजों की भी फोटो हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर हम इतना अपने घर में पितरों को मानते हैं अगर, या हमारे घर में रिवाज है, तो एटलीस्ट हम अपने पितरों को पितरों के स्थान पे, साउथ वेस्ट के अंदर जो साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन है वो हमारे पितरों का स्थान है। वो रिलेशनशिप का भी है, वो पितरों का भी है ना? क्योंकि आप ये देखो कि हमारी इमीडिएट सोसाइटी के अंदर हम जितना भी किसी से व्यवहार करते हैं, कोई भी रिलेशनशिप रखते हैं, किसी भी हिसाब से कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा कहीं ना कहीं लीनिएज से चला आ रहा है। हुँ। जैसे हमारे बाप दादा किसी से बिजनेस में करते थे, कहा जाता था कि हाँ ये बहुत अच्छे व्यापारी थे, इनका बहुत अच्छा सर्कल था, चीज़ था, हुँ, वही गुण फिर बच्चों में आएंगे, हुँ। है ना? तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे रिलेशनशिप की जो है हमारे डीएनए से चलती है। शादी, जब आप किसी को आप घर पे लेकर आ रहे हैं, है ना? तो वो अब आपके कुल की हो गई, हुँ, ट्रू। तो उनका डीएनए आपसे मैच हो गया। तो अगर आपके घर में पूर्वजों को हुँ। सही रिस्पेक्ट दी जाए, सही जगह पे उनकी फ़ोटोग्राफ लगाई जाए, तो वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है लाइफ में। और अगर बाई चांस किसी के घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना हुआ है, पहले तो वो बैलेंस करना चाहिए, ठीक है? रिलेशनशिप ड्रेन होएगी या दिक्कतें आएँगी हुँ। रिलेशनशिप्स में। या फिर कोई किसी का ओपन स्थान है, कोई या फिर कोई ऐसा स्थान है कि जहाँ पर आप नहीं फ़ोटो लगा सकते, तो आपके घर में अगर पूर्वज हैं और उनकी फ़ोटो आपको लगानी है, तो आपको उसको फिर उस जगह पे अगर आप नहीं साउथ लगा वेस्ट। सकते, साउथ वेस्ट में अगर आपके पास जगह नहीं है अगर, ओके। आपकी सीढ़ियों का हिस्सा है, हुँ। तो वहाँ क्लाइंट लगाने पे तो बोलेगा वैसे भी कि ताने भी मिल जाएँगे मैम। बिल्कुल, कि वहाँ लगा दिया है, हाँ। बाहर निकाल दिया घर से। तो आप उनकी फ़ोटो को रैप करके कपड़े के अंदर, व्हाइट कपड़े के अंदर आप अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी वहाँ पर रख सकते हैं। तो
उससे भी इफेक्ट फिर उस चीज़ का वो हो जाता है नील, कि भी आपने गलत जगह पे नहीं रखी और आपने फोल्ड करके रखी है। और मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि ये कब करना है। जो 5 साल से रुके हुए हैं एटलीस्ट उनके लिए तो है ही। और पेशेंस उन दोनों का भी जो 5 साल वेट किया। कोई कैसे मतलब कैसे पता करे, कोई अगर किसी को मतलब जानना भी हो ना वास्तु के बारे में, तो मिसकंसेप्शन हर डोर स्टेप पे है। हर कोई मतलब कुछ तो है जो कह लो, अब जैसे इन्होंने ही बोला, इनको पर है ना रियल फीडबैक मिल गया कि यहाँ पर लगाया था ऑलरेडी, वहाँ वहाँ हर जगह शिफ्ट करा दिया। लेकिन ट्रस्ट कैसे करे लोग, आज भी क्वेश्चन तो देखिए, वही है। मैं आपको ये बोलूँगी कि जैसे मेडिकल फिटर्निटी है ना, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको नहीं इलाज मिला, आप दूसरे के पास गए, नहीं इलाज मिला, ठीक है, फिर तीसरे का किसी के पास गए, तीसरे के पास जब गए आपको इलाज मिल गया बट किसी और को नहीं मिला वहाँ पर, है ना, तो 1 to 1 भी कुछ हिसाब किताब होते होंगे। अगर आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को अगर प्रॉपरली हायर करते हैं और प्रॉपरली उनके बारे में जानते हैं कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या उनकी केस स्टडीज़ रह चुकी हैं, सही काम किया है, क्योंकि पता लग जाता है बहुत सारी चीज़ों में बात करके भी, या फिर वो लोग खुद अपनी कोई बताते हैं कि हमारे को ये रिजल्ट्स मिले, क्लाइंट्स को मिले, तो आप फिर भी थोड़ा सा ट्रस्ट करके उनको फॉलो कर रेफरेंस सकते पे हैं। काम करे ओनली, हाँ जी। ऑब्वियस रेफरेंस पे फिर काम करे फिर तो, हाँ, मतलब रेफरेंस पे भी लोग, क्योंकि क्योंकि ये रिकमेंड चीज़ें सही लोग ऐसी करते ना। हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर कोई रिकमेंड करता है तो माउथ ऑफ वर्ड से ही ये ज़्यादा फ्लोट करती है। मेरे पास तो मोस्टली क्लाइंट्स माउथ ऑफ वर्ड से आते हैं कि उन्होंने अपना काम करवाया, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, उन्होंने अपने कज़न को सजेस्ट कर दिया, फिर उन्होंने आगे करवाया, तो एक वो दिमाग में रहता है कि भी चलो रेफरल है और उनको रिजल्ट्स मिले हैं तो चलो हम, तो वहाँ पर बस ये है कि आप इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है उस पे खाली ट्रस्ट करके चीज़ों को चेंज ना करें, देन यू शुड हायर अ कंसल्टेंट देन। ओके। एक क्वेश्चन मैम पूछना चाह रहा था मैं कि जैसे लाइक कई बार टीनेजर होते हैं, वो अपने ग्रैंड फादर ग्रैंड मॉम को बहुत मिस करते हैं। वो इस तरह से मिस करते हैं कि कई बार खो जाते हैं, बेहोश पे हो जाते हैं। तो उस घर में भी कुछ वास्तु का हम कुछ रेमेडी कर सकते हैं ऐसे केसेस में? देखिए, इसमें अगर जैसे आप कह रहे हो कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वही आपके जो एंसेस्टर्स हैं, तो पहली बात तो आपके घर का अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है, उसको बैलेंस करिए, और अगर वो ठीक बैलेंस्ड है तो यहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमारे मेट्स बन के भी आए हुए होते हैं, स्पाउसेस बन के भी आए हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं के साथ ही अलग अलग रोल्स के अंदर आते हैं, अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ। हो सकता है कितनी बार आपको सुनने में भी मिलता होगा कि आपके आपकी बेटी है अगर, तो आपकी माँ जो दादी हैं या कोई घर के मतलब कोई और लोग हैं वो ही कह देते हैं कि ये इसके हाव भाव, इसके बोलने चालने का तरीका इसकी नानी के ऊपर है या इसकी दादी ट्रू के ऊपर बोलते हैं। है ना। तो हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं वो अलग अलग रोल्स में, हमारी लीनिएज जो है अलग अलग रोल्स में हम आते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई याद करके कुछ इस तरीके से है कि जैसे आप कह रहे हो बच्चा बेहोश हो गया या बहुत मिस करता है या डिप्रेशन में है, तो इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। कुछ चीज़ें हैं कि जो उनको गिल्ट है, पर वो एज अ बच्चा उसको नहीं पता क्या है। कुछ पास्ट लाइफ कुछ ऐसे गिल्ट्स हो सकते हैं, कोई शेम ऐसी हो सकती है, या वो चले गए तो वो प्यार को उस मिस कर रहे हैं कि मेरे दादाजी या दादी जी या बहू जी हमारे बहुत हमें प्यार करते थे, तो वो अब नहीं है, तो वो जो चीज़ें हैं वहाँ से उनको डिस्कनेक्ट करवा कर फॉरगिवनेस करवा के उस कर्मा को ख़त्म किया जा सकता है। बट और वो कैसे करे, लाइक पेरेंट्स तो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और नहीं, ये रियलिटी सपोर्ट। समझाने से नहीं होगा, ये थेरेपी लेने से होगा। ओके। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोसिस, मतलब ये यहाँ पे नीड है थेरेपीज हैं, थेरेपी की ना। प्रोफेशनल थेरेपीज होती हैं। अगर देखिए
हर कोई अपने एंसेस्टर्स को, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स को, अगर वो नहीं है, उनके साथ एक कनेक्शन होता है कि ऑब्वियसली आपके बच्चों के बच्चे हैं तो उनका भी होता है। तो अगर इतना क्लोज कनेक्शन होता है और प्यार जिंदगी भर भी अगर एक एज पे आकर लिया है आपने, तो ऑब्वियसली व्हेन दे विल गो यू विल मिस देम। इट इज़ बट ऑब्वियस, इट इज़ वेरी ह्यूमनली कि आप उनको मिस करोगे। बट देन अगर सिचुएशन इतनी ज़्यादा वो हो गई है कि ओवर अ पीरियड टाइम आप उनको भूल नहीं पा रहे, आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, या आपके एग्जाम्स मिस हो गए, आपको उन्हीं का ही ध्यान आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ ऐसे थॉट्स बिलीव्स हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड उसके सोर्स तक पहुंचा जा सकता है थ्रू दीज थेरेपीज, और फिर उनको रिलीज किया जा सकता है, तो उनको फिर डेफिनेटली आराम आ जाता है। ओके मैम, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब मैं जब भी उनके बिजनेस के बारे में सुनता हूँ तो एक ग्रो ही दिखता है, जैसे हल्दीराम वगैरह। ये लोग क्या वास्तु फॉलो करते हैं? देखिए मतलब कई मैं मिठाई शॉप या जो भी इनके जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है ना, सेम होता है, लेकिन वो चल नहीं पाता। देखिए मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कार्मिक फिलॉसफी को मानती हूँ कि हम्म जो हमारे पुश्तैनी कुछ पूर्वज जो चीज़ें कर गए, फिर आगे आगे हमारी लीनिएज में हमारे आगे जो जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं, तो कुछ तो वो चीज़ें होती हैं हम्म कि अगर पुश्तैनी पैसा है या कोई भी चीज़ें हैं, बट हमें इनसाइड स्टोरी अभी भी नहीं पता होती हम्म कि किस हिसाब से कहीं पैसा तो है पर हम्म कहीं सफरिंग भी हो सकती है, हम्म कहीं रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हम्म हैं। तो उसमें क्या है, अगर हल्दीराम है तो हो सकता है ना कि हम्म घर के अंदर क्या हो रहा है। तो बहुत से ऐसे केस स्टडीज देखी हैं कि जहाँ पर पैसा बहुत है, बट जो घर में अगर सुख शांति नहीं है, चार जने भी हैं, वो चार डिफरेंट कंट्रीज में रह रहे हैं, या उनको हेल्थ इश्यूज हैं, तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये कह दें कि वास्तु काम कर रहा है और वास्तु नहीं काम कर रहा। कार्मिकली आपका बहुत ज़्यादा इसमें ये रोल है कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने पहले से क्या इनहेरिट किया हुआ है, आप उस चीज़ को कितना ज़्यादा आगे सरेंडर भाव में, हम्म आप उस चीज़ को कितना ज़्यादा अपने पर्पस से अलाइंड होकर कोई भी हम्म कार्य कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको बेनिफिट भी देंगी। हम्म और अगर हमने अपने एंसेस्टर्स से कोई फियर, ट्रॉमास या इनसिक्योरिटीज इनहेरिट करी हुई हैं, तो वो भी हमारी लाइफ में रिप्ले करेंगी। मैम, कई बार मुझे ये सुनने में आता है, मतलब सुनता हूँ, कई लोग बड़े लोग भी बोलते हैं कि अगर कोई कर्ज लेकर मर जाता है हम्म तो शायद वो एक क्या बोलते हैं, जो एक प्रक्रिया होती है, मतलब डेथ के बाद जाने की, वो प्रक्रिया नहीं होती है सक्सेस। नहीं, ऐसा नहीं होता कि सक्सेस नहीं होती। अगर आपने उनके रिचुअल्स करे हैं, हम्म उनको प्रॉपर एक रिस्पेक्ट दी है, जो भी सेरेमनीज होती हैं हम्म आफ्टर डेथ, पोस्ट हम्म डेथ, हम्म अगर आपने वो सब करे हैं तो वो तो उनके हो गए। पर कर्ज लेकर अगर कोई किसी की डेथ हुई है हम्म और उनको भी पता था कि उन्होंने कर्जा लिया है और उन्होंने नहीं दिया, हम्म जानबूझ के नहीं दिया, पैसा आया तो भूल गए कि हाँ किसी को देना है, तो वो तो फिर मनी का आपको आगे जाके अगले जन्म में आपको हिसाब किताब उसी इंसान से देना पड़ेगा ना। हम कहते तो हैं रूटीन में या नॉर्मल लाइफ के अंदर, पता नहीं तेरे को क्या कर्जा तेरे को किसी जन्म का मैंने लिया हुआ था जो तेरे को ही देना पड़ रहा है। या हम डॉक्टर्स के लिए भी कह देते हैं हम्म कि इसको दवाई देकर आया है, दवाई के पैसे आज देकर आए हैं और हम ठीक हो गए, हमने दवाई खाई भी नहीं है, हम ठीक हो गए, है ना। तो कार्मिकली अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ में कोई भी एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, पेरेंटिंग, है ना, यही चार पांच चीज़ें हैं जो मेन हर किसी की लाइफ में है। तो यहाँ पर जिस भी चीज़ का वो हमने अगर जो बोया है वही हमने काटना है, सिंपल फिलॉसफी है। हम्म, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हमने अगर आम बोया है तो फिर हम केले खाएं। उसमें से हाँ केला निकल जाए या कोई और फ्रूट निकल जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप बिलीव करते हो इस पे वैसे? सर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और मैं ये कुछ सारी भी चीज़ें ऐसा करती हूँ। एग्जाम्पल जो अनबिलीवेबल हो। आप केस स्टडी पूछ रहे हैं मेरे से? हाँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो पुणे रहती हैं, तो उनको स्पॉन्डिलाइटिस था। हम्म और वो स्पॉन्डिलाइटिस बहुत डिफरेंट तरीके का इस हिसाब से उनको था कि वो कहती थी कि लास्ट 10-12 ईयर्स से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ और मुझे बॉडी के हर हिस्से में अलग अलग जगह पे दर्द होता है।
ठीक हर है। 15 दिन में वो दर्द शिफ्ट हो जाता है, कभी कोल्ड शोल्डर्स हो जाते एंड हैं, लेग फ्रोजन पे। शोल्डर्स हो जाते हैं, कभी लेग पे, कभी लोअर बैक पे मुझे पेन होता है। तो जब मैंने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन किया था और उनसे कनेक्ट किया था, तो उनकी लाइफ उनकी उस लाइफ टाइम के अंदर उनकी डेथ एक 7 साल की उम्र में हो गई थी, 7 इयर्स की एज में। और वो कैसे हो गई थी कि वो बच्चा बहुत नटखट था, बहुत ज़्यादा, वो घर से निकल गया खेलने के चक्कर में, कहीं क्लिफ के ऊपर, कहीं हिल एरिया में वो काफ़ी बच्चों के साथ था, और वो गिर गया। कहीं कोई टनल था, टनल से निकला, फिर उसके बाद वहाँ पर कोई क्लिफ टाइप था, और उसके बाद वो खूब खेलते हुए, कुछ छलांग वलांग मारते हुए वो गिर गया, और गिर गया तो वो एकदम से उसकी डेथ हो गई। और ऑब्वियसली ये कहा जाता, ये मतलब आपने सुना होगा कि जब डेथ होती है तो उसके बाद जो सोल होती है, किस तरीके से डेथ हुई है, हम्म। वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सोल को भी उस चीज़ की रिकग्निशन होती है, ये रजिस्टर होता है दिमाग के अंदर कि ओ एक्सीडेंटल डेथ हो गई, वो तो खेलने आया था और उसने एकदम सोचा भी नहीं था, और ऐसे से एकदम से हो गया। अब वो घर जाएगा तो वो देख रहा है, मतलब कि घर पे अगर बॉडी को लेके गए तो वो सोल देख रही है कि मेरे पेरेंट्स रो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। और उसकी इतनी टेंडर एज के अंदर, 7 साल की उम्र में, एक बच्चे के लिए विलाप पेरेंट्स का क्या हो सकता है, नहीं करना मैम, ठीक है इमेजिन भी नहीं करना इसको। है ना? तो वो चीज़ उसको लगा कि कहीं न कहीं मैं गिल्टी हूँ, इस चीज़ के लिए कि भी मेरे कारण मेरे पेरेंट्स को इतना मतलब वो करना पड़ा, ठीक है? अब वो जब उसकी करंट लाइफ़ के अंदर या इस इन्कार्नेशन के अंदर, वो शुरू से ही उन्होंने मुझे बताया बाद में आफ्टर द सेशन कि सोनल, मैं शुरू से ही सिर्फ़ 20-21 साल की, 18-1 साल की उम्र के अंदर मैं बहुत ज़्यादा साधना करती थी, मेडिटेशन करती थी, क्योंकि वो जो चंचलाहट थी ना उस बचपन में, वो चीज़ में, तो उसको वो लेसन मिला कि नहीं, मुझे कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स को ओबीडिएंट होना है, उनका कहना मानना है। अगर मैंने उनका कहना माना होता, मैं उस समय वहाँ नहीं निकलता खेलने के लिए, तो शायद उनको इतना दुःख नहीं होता। तो उनको जितना भी दुःख हुआ, वो गिल्ट मेरा है, मेरी वजह से हुआ। तो और क्योंकि वो गिरी थी, वो बच्चा जो गिरा था, तो वो मल्टीपल जो कट्स। एनर्जीज़ थी, वो सेलुलर मेमोरी में उनकी, वो जो दर्द था, वो कहीं न कहीं कैरी फॉरवर्ड हुआ। और फिर इस लाइफ टाइम में उनको काफ़ी यंग एज से, मतलब कुछ तो वो मेडिटेशंस और साधना वगैरह करती थी, स्टिल रहती थी बहुत टाइम पे। और फिर उसके बाद उसके कारण भी, और कुछ चीज़ों के कारण, अलग अलग रीजंस थे उनके, तो उनके कारण फिर उनको वो स्पॉन्डिलाइटिस और वो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो सेलुलर मेमोरी में वो जो दर्द था, वो जो रीढ़ की हड्डी टूटी थी, या जिस तरीके से वो गिरी थी, या बोन्स शैटर हुई थी, तो वो जो पेन था वो सेलुलर मेमोरी में उन्होंने कैरी किया हुआ। और उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि बहुत यंग एज में ही, मतलब सिर्फ 19-20 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, और वो वैसे करना नहीं चाहती थी, बट उनके पेरेंट्स ने करी, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को मना नहीं किया, क्योंकि उनको ये था कि मुझे अपने पेरेंट्स का समझ हर गया। कहना मानना मानना है। है मैम, कैसे मतलब कैसे पहुंच गए आप, मतलब क्या पाथ यूज किया आपने इसके लिए? ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है, बहुत इजी है, कन्वीनियंट है, इजी। कंफर्टेबल है। तो इसमें आप कोई भी इंसान ट्रांस में जा सकता है, और स्पेसिफिकली आप किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम है, इशू है, आप उसके लिए रिग्रेशन करवा सकते हैं, और वहाँ से अपनी मेमोरीज को रिलीज़ करा सकते हैं। अब जैसे इस सेशन के दौरान जब उन्होंने ये देखा कि वो मेमोरी, वो डेथ हो गई और वो लाइफ टाइम ओवर हो गई है, एंड आई डू नॉट नीड टू कैरी दोज मेमोरीज, दो दैट काइंड ऑफ पेन अगेन इन माय करंट लाइफ, तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो हाँ। उस चीज़ को फिर वहीं पर रिलीज़ कराया जाता है, हायर चैनलिंग्स उनको दिलवाई जाती है। और फिर उन्होंने मेरे को, मतलब अराउंड हफ्ते 10 दिन बाद, उन्होंने मुझे बोला कि मेरा जो पेन किलर था, जो मैं इतने सालों से ले रही थी सुबह शाम का, वो मेरा एटलीस्ट बंद हो गया। पेन इज स्टिल देयर, पेन है मेरे को अभी भी, बट क्योंकि ये था कि और रिग्रेशन सेशंस ज़रूरी थे, पर उनको इतना फ़र्क पड़ गया था कि उनकी सुबह शाम की जो पेन किलर थी, जो वो 12 साल से ले रही थी, वो बंद हो गई। मैम मेरी ना, क्योंकि मुझे ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, थोड़ा सा और मुझे डीप बता सकते हैं? कैसे आप मतलब इंटरनल उनके पास्ट लाइफ के बारे में इतनी डिटेल, 7 इयर्स, वो मतलब छोटे बच्चे को, मतलब इतनी तो मेमोरी मुझे याद भी नहीं कि 7-8 साल में क्या था।
पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर जब हम किसी भी क्लाइंट को किसी भी प्रॉब्लम के लिए उनको ट्रांस में कुछ मेथड्स होते हैं, इंडक्शन मेथड्स बोले जाते हैं, या फिर आप सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में कहेंगे तो कुछ ऐसी सजेस्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम उनको सजेशंस देते हैं और वो हमें फॉलो करते हैं। तो हमारा जो लॉजिकल कॉन्शियस माइंड है उसको हमें थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ड्रीम लेते हो तो आपकी ड्रीम स्टेट में क्या होता है, आप कोई सपना ले रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी टोटली सेफ है और आपका कॉन्शियस माइंड उस समय स्लीप मोड पे है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर आपका कॉन्शियस माइंड स्लीप मोड में नहीं होता, आपको अवेयरनेस होती है कि मेरा सेशन हो रहा है, बेल बजेगी तो बेल बजी है या कुछ आवाज, बट आप इतने अलर्ट मोड में होते हो कि आपका सारा फोकस जो होता है, आप दूसरे जो आपका थेरेपिस्ट है आप उसकी आवाज़ फॉलो कर रहे हो, उसकी सजेशंस फॉलो कर रहे हो। जैसे हम मेडिटेशन में या सुबह उठकर बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्टेट में होते हैं, उस समय कहते हैं ना कि फ़ोन वोन मत यूज़ करिए, भगवान को याद करिए, कोई मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन या वो सब करिए। तो सुबह के समय या फिर आप एकदम जब नींद में होते हो, उसी समय उठे हुए होते हो, तब आप एक सबकॉन्शियस स्टेट में होते हो। तो उस स्टेट में क्लाइंट को लेके जाया जाता है और हमने वो क्लाइंट खुद अपनी पास्ट लाइफ देखता है और वो खुद आपको सारी चीज़ें हाँ बताता है। और जब वो सारी चीज़ें बताता है तो वहाँ पर हमारे कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिससे वो सोमैटिक चार्जेस, जैसे कि उनकी पीठ में बहुत दर्द रहता था तो वो जो सेलुलर मेमोरी के अंदर वो जो पेन था, वो जो पेन मेमोरी थी वहाँ पर, उनके बैक में बहुत उस समय भी पेन होने लग गया, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लोअर बैक में भी बहुत उन्होंने बताया कि दर्द हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सोमैटिक चार्जेस। सोमैटिक इज बॉडी। तो वो सोमैटिक चार्जेस जो होते हैं उनकी बॉडी से, उनके स्पाइन से, लोअर बैक से, वहां से रिमूव करें, उसको एक एनर्जी फॉर्म दे दिया कि एक धुएं के फॉर्म में, क्लाउड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो चीज़ आपकी बॉडी से रिलीज हो रही है। तो वो जो जब सेलुलर लेवल पे वो जो मेमोरी वहां से रिलीज हुई तो पेन गायब, पेन किलर खत्म। मुझसे मतलब मैं हिल चुका हूँ मैम। ऑनेस्टली मैं मतलब देख रहा हूँ कितना इजी आप बता रहे हो इन चीज़ों को। ऑनेस्टली ये लोग कितना इजी सुन रहे हैं, पर ऑनेस्टली मेरे लिए इजी नहीं है ये। तो हो सकता है आपका भी सेशन ड्यू हो। बिकॉज शुरू में हर किसी को जो इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाएगा ना वो बहुत फैंटेसाइज करेगा, उसको बहुत लगेगा कि यार ये कैसे होता है, मुझे भी ये चीज़ें अपनी रिजॉल्व करानी है या कुछ है, तो आपको एक्साइटमेंट बढ़ती है ना। कुछ लोग होते हैं कि जिनका सच में बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड रहता है और इन चीज़ों में नहीं विश्वास करते, तो उनको वो टॉपिक बहुत बोरिंग लगेगा और वो बस बात को हाँ इधर मैम, उधर कर देंगे। एक दो हैं क्वेश्चंस ड्रीम्स के बोलिए बारे प्लीज में। प्लीज प्लीज। सपने में हम भाग नहीं पाते हैं। भाग नहीं पाते आप? हाँ, मतलब मैंने कई बार सपना देखा है, ऐसे भाग नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप गिर रहे हो लेकिन फील हो रहा है, उसके बाद नींद नहीं हाँ हाँ। होता है ये हम्म। रियल में। ये हमारे फियर्स होते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज होती है, किसी को वैसे भी फियर्स होते हैं, ऊंचाई से डर लगता है ना। तो वो जो हमारी जो स्टेट होती है उसको हम एक तरह से थीटा स्टेट कहते हैं, कि जिसके अंदर हमारा जब सबकॉन्शियस माइंड बहुत अलर्ट और एक्टिव होता है तो उसके अंदर हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं लाइफ के अंदर, कि मैं इस परिस्थिति में अपनी सिचुएशन के अंदर अगर मेरे को कोई मनी ब्लॉक्स हैं, पैसे से मैं प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो मनी ब्लॉक्स है मेरे, वो मैं इस परिस्थिति में और नीचे ना गिर जाऊं या मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आ जाएं, या मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप इशू चल रहा है तो ये ख़त्म ना हो जाए, एंड ना हो जाए, ये सारी इनसिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स में जब आप सबकॉन्शियस माइंड में की स्टेट में होते हो तब वो प्रोजेक्ट होते हैं, कि आपको ऐसा लगेगा मैं गिर रहा हूँ, या ये चीज़ कोई ऐसे दो जने दिखेंगे कि जिनकी लड़ाई हो गई, क्योंकि दिमाग में वो चीज़ है ना कि कहीं ना कहीं कोई फ्रिक्शन है, या फिर कोई सिचुएशन मेरी मनी की है तो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो डर हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो आपको कहीं कोई जानवर भी दिख सकता है कि जिससे आपको डर लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो फियर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली अगर हमें नहीं याद रहते तो वो हमारे फियर्स, इनसिक्योरिटीज और हमारे डिलेमास जो लाइफ के होते हैं उन्हीं को ही प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे
कनेक्शंस होते हैं हमारी लाइफ के अंदर जो हमारे साथ अब नहीं हैं, उनके लिए आप ड्रीम कर सकते हो, या उनको आप प्यार करते हो तो उनके लिए भी सपने आ सकते हैं। तो वो चीज़ें अगर स्पेसिफिकली आपको याद रहती है वो सपने, तो उन पे वर्क किया जा सकता है, उन पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर, उन ड्रीम्स के अंदर वो चीज़ें, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जो हैं, जो आप फील कर रहे हो, उनके ऊपर काम किया जा सकता है। चलो ये तो हो गया। कई बार होता है आप किसी से मिले हो और सपने में आपके आ रहे हैं, आप मिल रहे हो, कई बार डेट्स भी कर लेते हैं लोग। हाँ, हाँ। तो मैं ये वही क्या कह होता रही है? हूँ ना, ये आपके अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स है ना, कि आप किसी को पसंद करते हो, लाइक करते हो, आप उसके बारे में सारे दिन में कितनी बार सोच रहे हो। तभी कहते हैं ना, रात को सोते समय आपको अपना माइंड थोड़ा-सा काम, स्टिल 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे पहले फ़ोन नहीं यूज़ करना, या फिर आप थोड़ा-सा अपने एक सबकॉन्शियस स्टेट में, एक थीटा स्टेट के अंदर, मेडिटेशन स्टेट के अंदर, अगर आप सारे दिन में जिन लोगों से आपने बात करी है, लड़ाई हुई, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट, या फिर किसी के बारे में ओवर थिंकिंग करी, वो इंसान आपके पास नहीं है पर आप चाहते हो कि आपको वो मिल जाए, तो उनसे रिलेटेड आपको अपनी एनर्जीज वापस लेनी होती है, तो एक थ्रू सिंपल मेडिटेशन प्रोसेस की, एक तरह से डिस्कनेक्शन किया हुँ। कि आज का दिन ओवर है, मैं अपनी एनर्जीज, पावरफुल एनर्जीज पुल बैक करता हूँ अपने अंदर, और किसी भी इंसान की, किसी भी जगह से, किसी भी वेसल से, किसी भी आर्ग्यूमेंट से मैंने कोई नेगेटिव एनर्जीज पिक करी है, मैं उसको रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ, मैं वापस उनको भेजता हूँ, एंड या फिर मैं सरेंडर करता हूँ उस चीज़ को, वाइट लाइट को। खाली होके, हल्के होकर आप जब सोते हैं, तब आपको फिर वो नेगेटिव ड्रीम्स, डरावने सपने या इनसिक्योरिटीज नहीं दिखेगी। वाओ! जो साइको होते हैं वो उनको ये सेशन भेजना ही पड़ेगा मुझे। नहीं, जो साइको होते हैं, बाइपोलर या फिर सिज़ोफ्रेनिया, या फिर इस तरह के जो क्लाइंट्स या पेशेंट्स होते हैं, उनके ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कार्मिकली वो कुछ पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा करके आए हैं कि वो उनका कर्मा है, उनको वो झेलना है। क्योंकि अगर आप देखो, हर चीज़ अगर आप सोचोगे रिज़ॉल्व करा लोगे, हर चीज़ को आप करेक्ट कर लोगे, तो मतलब तो कुदरत को आपने अपने हाथ में ले लिया। है ना? तो परमात्मा जो है, हम इस लाइफ टाइम में आते हैं, हम अपने सोल पर्पस को अलाइन करने, या एक पर्पस लेकर आए हैं लाइफ में, कुछ लेसन्स लेकर आए हैं। वो लेसन्स तब मिलते हैं जब हमें चोट मिलेगी। कोई जो भी हमें लेसन मिलता है, अगर हम नहीं उसको लेते, तो हमारी लेसन में वो रिपीट पैटर्न्स आते हैं। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे हमारी लाइफ के अंदर सिचुएशंस के अंदर, अगर हमें लगता है कि हमें रिलीफ नहीं मिलता, हमने घर का वास्तु भी करा लिया, हमने अपनी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़वा ली, हमने वो दान पुण्य भी कर दिए, जैसे आपने शुरू में जो बात करी थी, बहुत सारी चीज़ें कर ली, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उन सिचुएशंस के अंदर आप उस परमात्मा से कनेक्ट करके ना, आप उस चीज़ को बस सरेंडर करके, थैंक यू करके, और थोड़ी सी हिम्मत और पेशेंस के साथ ही आप उस चीज में से निकल सकते हैं। देर इज नो रेमेडी फॉर दैट। दुनिया की कोई भी चीज आप पे वर्क नहीं करेगी अगर आपका वो लेसन है और आपको वो लेना था, तो आपको उसको गो थ्रू ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ रिपीट होगा। अदरवाइज रिपीट होगा। वो इस लाइफ टाइम में नहीं होगा तो दूसरे में होगा। ओके। आप ये भी मानते हो जैसे लाइक कई बार फेस्टिवल में कहते हैं चौराहे पे पैर आ जाता है, ये वो, नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती है, इन सबको भी मानते हो आप? देखिए, दिवाली और होली पे काफ़ी लोग जो हैं, हुँ, मतलब इस तरह से कुछ तांत्रिक हुँ, चीज़ें करते हैं। हुँ, तो ये कहा जाता है कि अगर किसी ने कोई किसी कुछ पूजा या कोई चीज़ ऐसे करके आपने कोई चीज़ चौराहे पे रख दी, हुँ, स्पेसिफिकली ये उन लोगों को इफ़ेक्ट करेगी जब आपकी एनर्जीज खुद बहुत लो होती है। बड़ा सिंपल सा एक है जो कहते हैं ना, नज़र दोष। ओके। घर को बांध लिया, काम को बांध लिया, हुँ, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र लगती है हमें। क्यों होता है ये सब? ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी एनर्जीज बहुत लो है। अगर हम स्पेक्ट्रम देखें एनर्जीज का, तो आपकी फियर, इनसिक्योरिटीज, सैडनेस, डिप्रेशन, गिल्ट, शेम, ये बहुत लो स्ट्रैटा वाली, अगर हम स्केल में अगर देखें, तो बहुत लो स्ट्रैटा वाली एनर्जीज हैं। लव, जॉय, पीस, फॉरगिवनेस, एनलाइटमेंट, ये हमारी हायर लेवल एनर्जीज हैं। अगर आपके रूटीन में, आपके घर में, आपकी डेली लाइफ के अंदर आप थोड़े डिसिप्लिन्ड है, और आप इन नेगेटिविटी से निकल जाते हैं, चीज़ों को थोड़ा एक्सेप्टेंस मोड में, थोड़ा सरेंडर मोड में, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं।
एक होता है ना कि रूटीन में हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, अरे यार पता नहीं लाइफ में कुछ ठीक ही नहीं है, हाँ। लाइफ में ऐसे है वैसे, मतलब अगर हम डेली में देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इतना नेगेटिव हम बोलते हैं, वो हमारी एनर्जी को ड्रेन करेगा, डिप्लीट करेगा, नीचे आ जाएंगे। जो इंसान बहुत नेगेटिव थिंकिंग में, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में ही अपने आप को हमेशा वो रखता है हुँ, कि यार तुम्हें तो लग रहा है, तुम तो ज्ञान दे रहे हो कि पॉजिटिव रहो, पर हुँ। सिचुएशन तो ऐसी नहीं है ना। नहीं है जिसके ऑब्वियसली। साथ होता है उसको पता लगता पता है, होता है। सामने वाला यही बोलेगा आपको। बट देन अगर आप उस सिचुएशन में हो तो भी आपके साथ नेगेटिव ही हो रहा है ना, हुँ, थोड़ा पॉजिटिव सोच के सोचो। देख लो। जो ये चौराहे पे आपने बात करी, जब आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट में, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में, आप हुँ, बहुत लो स्ट्रैटा वाली एनर्जीज में रहेंगे ना, आपको ये चीजें अट्रैक्ट करेंगी, ट्रू। बिकॉज ये वेम्पायर एनर्जीज होती हैं आपको ड्रेन करने के लिए। नेगेटिव अर्थ बाउंड स्पिरिट्स होती हैं, एंटिटीज होती हैं, हुँ, हुँ। है ना। तो कुछ ऐसी एंटिटीज या अर्थ बाउंड स्पिरिट्स होती है, तो हम एनर्जी की रेजोनेंस की हमेशा बात करते हैं। जब एनर्जी की हम हमेशा बात करते हैं किसी भी चीज़ में, कि लाइक माइंडेड लोग या लाइक वाइज जो चीज़ें होती हैं, कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं उस तरह के लोग अट्रैक्ट करूंगी, और अगर मैं नेगेटिव भी अट्रैक्ट करूंगी तो कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी मुझ में भी होगी। ये आप मानते हैं ना कि हम सोचते भी हैं उन चीज़ों को पहले, हाँ कि मेरा पैर भी आ गया, मैं क्रॉस कर गया। हाँ अगर हाँ हम हाँ अपने माइंड में ही फ़िल्टर कर लें तो शायद हम प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। हाँ, मतलब अपनी एनर्जीज को अगर आप एस्केलेट करते हैं, हुँ, थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ में कोई भी डिसिप्लिन है, अपने हुँ। हिसाब से आपने कोई रूटीन बनाया हुआ है, चाहे वो मेडिटेशन का है, चाहे वो प्रार्थना का है, प्रेयर्स का है, कोई पाठ का है, आप कुछ भी फॉलो करते हैं, तो आप खुद की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा आप अपने आप को एम्पावर्ड फील करेंगे, तब ये एनर्जीज आपको इफेक्ट नहीं करेंगी, चाहे आप क्रॉस भी करते। मैम कोई आपका एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको भी शॉक्ड कर दिया हो, मतलब आपको भी हिला के रख दिया, क्योंकि आपने जो मुझे बताया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे लिए तो वो अभी भी डाइजेस्ट करना, मतलब मेरे बॉडी के लिए भी नहीं है पॉसिबल अभी भी। कोई ऐसा आपके लिए भी जो आपको भी लगा इम्पॉसिबल अभी है? रीसेंट केसेस में मैंने एक केस स्टडी करी थी, जिसके अंदर जो क्लाइंट थे वो काफ़ी चेस्ट पेन बताते थे, और उनको वैसे भी और भी बहुत सारे इमोशनल इश्यूज थे। हुँ, हुँ। हर रिलेशनशिप में जितने भी उनके एक दो रिलेशनशिप्स हुए, तो उसमें भी वो हमेशा बहुत प्रोटेक्टिव रहते थे। एक होता है कि किसी भी इंसान को, पार्टनर को अच्छा लगता है कि एज अ मैन आप उसको प्रोटेक्ट करें या उसके लिए थोड़ा सा कंसर्न फील करें। कंसर्न रहो। एक होता है कि वो कंसर्न आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज के कारण आ रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि हुँ, सामने वाला सेफ नहीं है ना। तो उनके वो भी इश्यूज थे कि हर रिलेशनशिप में थोड़ा सा वो इनसे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वो इनसिक्योर फील करते हैं, एंड देर इज़ ऑलवेज अ नीड टू प्रोटेक्ट द अदर पर्सन, कि भाई ठीक पहुंच गए, ठीक ऐसे ठीक, और उसको भी मतलब बहुत उसमें, कि हर आधे घंटे में या एक घंटे में पूछ लेना कि हुँ। भी आप ठीक हो, उस तरीके से। तो और मेनली उनके जैसे चेस्ट में भी बहुत पेन रहता था, काफ़ी उन्होंने अपने डॉक्टर्स वगैरह में से भी काफ़ी उन्होंने अपना ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाया, बट सब्सटेंशली वो चीज़ रही हमेशा उनकी। ट्रीटमेंट के बाद भी पेन रहता था। जब उनकी पास्ट लाइफ से कनेक्ट किया गया तो उनके चाइल्डहुड में कुछ ऐसी मेमोरीज थी जो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग थी, बहुत ज़्यादा। वो बच्चा 13-14 साल का था, और उसमें उनके जो फादर थे वो कहीं बाहर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, उनको हुँ, रहना पड़ता था, तो फॉरेन कंट्री के अंदर। एंड ही वाज द ओनली सन, और एक उनकी बहन थी और उनकी मदर थी। तो जब वो अपने घर पे रहते थे तो थोड़ा सा उनके अंकल्स का, चाचा वगैरह का, उनका आना जाना काफ़ी रहता था, ऑफ एंड ऑन, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया। तो एक दिन उन्होंने देखा उनके जो अंकल हैं वो उनकी मदर को फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं, और वो रात को उठे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा, और फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा तो उनके जो अंकल थे वो 11-12 साल का वो लड़का था, तो वो उसकी चेस्ट पे बैठ गए, उसको बांध दिया और उसको खूब मारा, बहुत उसकी पिटाई करी कि अगर किसी को बाहर बताया तो अच्छा नहीं होगा। तो वो चीज़ें, वो मेमोरीज कहीं ना कहीं उनको आज तक वो हॉन्ट करती थी, उनको वो पेन देती थी, और वो चीज़ें बचपन की, और एक नीड कि मैं अपनी मदर को प्रोटेक्ट नहीं कर प्रोटेक्ट पाया, नहीं कर पाया। या मेरी मदर के साथ इस तरीके से हुआ,
और वो ऐसी बात थी कि 11-12 साल की उम्र में वो बच्चा उन इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। क्योंकि ना वो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकता था कि मेरी मदर के साथ ऐसा हुआ, ना वो अपनी सिस्टर से उसने वो बात शेयर करी, ना वो अपने अपने फादर से उसने बात वो शेयर करी। तो वो उसके अंदर ही एक घुटन की तरह वो चीज़ें उसके थी, जो उसके चेस्ट में उसको बहुत ही कांस्टेंट पेन रहने लग गया था ओवर अ पीरियड टाइम। तो इस तरह की कभी कभार कुछ केस स्टडीज़ ऐसी होती हैं, और वहाँ पर जब उनको एक कैथारसिस प्रोसेस करवाया, जब वो बहुत रोए ड्यूरिंग द सेशन, बहुत रोए, और उनको ये इस चीज़ के लिए, इस प्रोसेस के थ्रू ही उनको इस चीज़ की एक आश्वासन जिसे कहते हैं वो दिया गया कि नाउ एक थेरेपी होती है इनर चाइल्ड हीलिंग। तो इस सेशन में उनका इनर चाइल्ड हीलिंग भी किया गया कि उस 11 साल के बच्चे को जोर से हक करो, एंड नाउ यू आर ओल्ड इनफ, एडल्ट इनफ, यू कैन टेक केयर ऑफ दैट 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड। जो 11 साल का, 12 साल का वो जो लड़का है, जिसको कोई नहीं है देखने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, फादर नहीं है, चाचा ने ऐसे किया, और कोई फैमिली पे वो ट्रस्ट अब नहीं कर सकता, उसको ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत थे। ऑब्वियस सिर्फ घर के ही लोग थे। हाँ, तो उस 11-12 साल के बच्चे को देखो और उसको गले लगा लो ज़ोर से कस के, और उसको ये बोलो कि तेरा बड़ा भाई बैठा हुआ है, एंड नाउ यू विल टेक केयर ऑफ हिम। एंड उस एनर्जी को अपने अंदर रखो कि वो 11-12 साल का वो जो छोटा बच्चा है, तो वो मेरे अंदर ही है, और अब मैं उसको टेक केयर करूँगा कि आई विल टेक केयर ऑफ एवरी इमोशन ऑफ दैट 11 ईयर ओल्ड। हर हिसाब से मैं उसका ख्याल रखूँगा, एंड आई विल नॉट लेट एनीबडी अब्यूज़ मी, या मेरे को कोई फॉर ग्रांटेड लेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा, या मुझे किसी तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल रहेगा। तो वो 11 साल का बच्चा नहीं अपना ध्यान रख सकता था, उसकी तो पिटाई हो गई थी या उसके साथ गलत हो गया था, बट अब मैं रख सकता हूँ। बहुत फ़र्क आया था उनका, और वो उस सेशन के टाइम पे ऐसे ही रोए थे कि जैसे कोई 5-7 साल का बच्चा रो रहा होता है, और उस कैथारसिस प्रोसेस में जो उनका रिलीज़ हुआ था, वो जो नेगेटिव इमोशंस थे, शायद वो उस टाइम पे भी नहीं रो पाए होंगे। तो वो जो इकट्ठा हुआ था ना अंदर, लड़कों को हमेशा ये सिखाया जाता है रोना नहीं है, ये तो है। जबकि रोना बहुत ज़रूरी है। मेरा नेक्स्ट यही था। रोना बहुत ज़रूरी है, मतलब इट्स एन अपील टू दी मेन फ्रेटर्निटी, या आप हम्म, जिसको भी बोलें, तो मैं ये बोलूँगी कि बी प्लीज़, बहुत से ऐसे इमोशंस होते हैं, फादर से नहीं बन रही, वाइफ से, या बच्चों से, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आप टेक केयर कर रहे हो, तो उस दौरान पे प्लीज़ अपना भी ध्यान रखो, अपने इमोशंस का ध्यान रखो, अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखो, आप कैसे सोच रहे हो, क्या आपको लगता है एज अ फ्रेंड, नहीं तो किसी थेरेपिस्ट से, कोई फ्रेंड होगा, कोई भी ऐसा इंसान, नहीं तो उसकी जर्नलिंग करो। दैट्स द बेस्ट वे, मैं काफ़ी क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है, और कोई ऐसी बातें हैं जो आप किसी फ्रेंड से भी शेयर नहीं करना चाहते, आप थेरेपिस्ट भी हायर नहीं कर सकते, स्टार्ट जर्नलिंग। आप उसको लिखना शुरू कर दो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। लिखने के टाइम पे भी रोना आ रहा है, तो आपका कैथारसिस प्रोसेस हो रहा है, रिलीज हो रहा है आपका। स्टार्ट डूइंग दैट। आप 1 महीना जर्नलिंग करके देखो, आपको कितना फर्क आएगा, एक शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ के अंदर। आपको पता है मैम, एक इंसान या मेल जो कह रहे थे ना कि रोना नहीं होता, वो क्यों रोता है ज़्यादातर? क्योंकि ना कई बार क्या होता है, आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हो, फैमिली के लिए, ब्रदर सिस्टर सब के लिए, कई बार उधर से ही ना वो प्रोसेस नहीं होता जो आप डिजर्व करते हो। कई बार उनको पता है कि अगर ये सुई भी आई है तो वो आप लाए हो, लेकिन वो रियलाइज नहीं कराते, वो अहमियत नहीं देते हैं आपको, जस्ट बिकॉज किसी के फेलियर पे। क्योंकि वहाँ पर कंपैरिजन हो जाता है, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड, वो बंदा क्या करे, वो रोए तो किसके साथ रोए, किसके सामने रोए? क्योंकि आप अगर अपने लाइफ पार्टनर मतलब बेटर हाफ को भी बता रहे हो ना चीज़ें, हम्म। तो कई बार वो कंपैरिजन होता है कि देखा मैं ही हूँ तुम्हारे लिए, कोई हम्म। और नहीं। हम्म। और ये मोस्टली घरों में होता है। तो इस सिचुएशंस में काफ़ी जो जो लोग इस तरीके से एक पेन पॉइंट में है, या फिर ऐसे स्पॉट में है जहाँ पर उनको लगता है कंपैरिजन के लिए या किसी भी तरीके से उनके साथ सही नहीं होता, या फिर बड़े भाई को या छोटे भाई को हम्म। या फैमिली मेंबर्स किसी और को वो लीवरेज या वो एडवांटेज दी जाती है, और काम आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी वो कार्मिक लेसन लेकर आए हो कि
करोगे पर उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ भी, वो गिल्ट जो है, हो सकता पास्ट है लाइफ कि का ये पास्ट लाइफ के अंदर आपने किसी को किसी ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया, आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ के अंदर आपके लिए किया, पर आपने उस टाइम पे उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी। आपने उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया, एंड नाउ उन्हीं रोल रिवर्सल्स में, उन्हीं वो ग्रांटेड ले रहे हो। अगर पीछे पहले कभी कोई वाइफ बनकर आई थी तो हो सकता है इस बार मदर बनकर आई है, तो आपको टेक केयर करना है। 3 बेटे हैं, आप करते हो, आप उनकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हो, पर आप भी साइडलाइंड हो जाते हो, और बाकी 2 जो बेटे हैं उनको वो आपका कर्मा है जो आप रीपे कर रहे हो। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस ऐसी भी जगह पर हेल्प करता है कि जहाँ पर, मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर आपका कर्मा खत्म हो जाएगा, बट आपको जब वो अवेयरनेस आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपको, आप एक रीपे उसमें हो, तो आपका पेन कम हो जाएगा, आपको वो कंपैरिजन आना बंद हो जाएगा। फिर आप जब करोगे ना, खुशी से करोगे और चीज़ें बदल जाएंगी फिर, बिकॉज आपने फिर वो लेसन लर्न कर लिया। मुझे क्या लगता है ना, हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आज जबकि एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी है, आप किसी से कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से बाहर सब जगह, लेकिन वो ना जो बाउंड्रीज है अभी भी लोगों ने बना ही रखी है, वो शेयर ही नहीं कर पाते आगे, आज भी नहीं करते हैं और आज भी ज़्यादा ही घुट रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बाउंड्रीज हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, हाँ। ठीक है ना। आज मुझे लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है, किसी से उसने शेयर किया, तो उस शेयर करने का कोई परिणाम अच्छा नहीं मिला, वो चीज़ें बढ़ गई या नेगेटिव हो गई, तो मुझे क्या समझ में आया कि मुझे शेयर नहीं करना चाहिए। हम्म। तो मैंने एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया, एक बाउंड्री बना ली कि मुझे ये काम नहीं करना। या मैंने पेरेंट्स से वो चीज़ इनहेरिट करी, मेरी जो कंडीशनिंग है, मेरे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं रात को नहीं जाना बाहर, रात को जाने से ऐसा हो जाता है, तो मेरे दिमाग में भी बैठ गया कि रात को बाहर नहीं निकलना, डर लगता है मुझे, सो ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऐसी कंडीशनिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी, हमने हमेशा अपने पेरेंट्स को ऐसे समझा होता है कि एज इफ दे आर ऑब्वियसली आर रोल मॉडल्स, हम्म। ठीक है। तो वो जो हमें गाइड करेंगे, वो जो हमें बताएंगे, वो सही होगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी रिलेशनशिप चेंज होती है, वाइफ आ गई घर में और मेंबर्स आ गए, या आप 30-35 साल की उम्र में आ गए, तो पेरेंट्स को आप टेक केयर कर रहे होते हो, मम्मी आपको नहीं पता मैं बताता हूँ, ठीक है ना। आज के टाइम में ऐसा चलता है, हम्म। वो रिलेशनशिप चेंज हो जाती है ना। तो बचपन से जो हमने, जो वो एक चाइल्डहुड में जो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं 7 to 8 ईयर्स में, वहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से वो मेमोरीज, वो इमेजेस, वो किसी भी तरह के फियर्स, थॉट्स, डिसीजन मेकिंग, वो हम बन चुके होते हैं उस 7-8 सालों में, क्योंकि वो बच्चा है, उसको इमोशंस प्रोसेस करने नहीं आते। पेरेंट्स ने जैसे उसको सिखाया कि घर में ऐसा होता है, ऐसे करना होता है, या आपने देखा आपकी मदर आपके फादर के लिए क्या कर रही हैं, या फादर रेप्लिका क्या कर रहे हैं, आप वही चीज़ फॉलो करोगे कि दैट इज़ द रूल, यही तो होता है, पेरेंट्स ऐसे ही तो हैं, ऐसे ही तो करते हैं, और ऐसी ही रिलेशनशिप है, क्योंकि आप बस उनको ही देख रहे हो, आपका जो लेंस है बहुत छोटा है अभी, आपकी तो दुनिया उतनी ही है, सीमित है ना। तो आप सिर्फ उनको फॉलो कर रहे हो, तो आपकी कंडीशनिंग्स फिर उस हिसाब से वैसे बन जाती है। तो हम बचपन से भी बहुत सी ऐसी कंडीशनिंग्स, जो कि ज़रूरी नहीं है सही है, क्योंकि वो सिर्फ आपके पेरेंट्स से आ रही है, हम्म। ट्रू। ठीक है। बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स देखोगे जहाँ पर पेरेंट्स के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, बट आगे जाके हस्बैंड वाइफ के ठीक हैं, क्योंकि उसने वो भी लर्न किया जो हाँ। सही नहीं था, ट्रू। कि फादर ने ऐसे किया या मदर ने ऐसे किया, मुझे ऐसे नहीं करना अपनी हम्म। रिलेशनशिप, तो वो भी आपके लिए एक लेसन और लर्निंग थी। दैट इज वाई वो पेरेंट्स की रिलेशनशिप उस तरीके से आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट होकर आई। पेरेंट्स ने आपको एज अ सोल चूज किया, आप भी अपने पेरेंट्स को चूज करके आए थे कि ये मेरे पेरेंट्स होंगे, इनके साथ ऐसा होगा, या इन चीज़ों में मैं इस तरीके से ये लेसन्स गेन करूंगा। तो जो बाउंड्रीज की बात है, जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं, वो हमारी कंडीशनिंग्स जिसे कहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से बनती हैं। वो बाउंड्रीज, हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो भी हम अपने आप को
उस घेरे को बढ़ा देते हैं या उस बाउंड्री को उस तरीके से खींच देते हैं। एक इंसान की रिलेशनशिप टूट गई या ख़राब हुई या उसके जो मतलब रिलेशन था वो उसके लिए अच्छा नहीं रहा या उसने बहुत किया, उसको सामने वाले ने मिसयूज़ किया, फॉर ग्रांटेड लिया, तो आप बहुत ज़्यादा सचेत नहीं हो जाते दूसरे रिलेशनशिप में, ट्रू। ट्रस्ट इश्यूज भी आ जाते हैं। तो हर इमोशन जो है आपका प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब था तो दूसरा भी ख़राब हाँ, निकलेगा, वही डॉक्टर वाली जो आपने सिचुएशन बताई थी। कि ज़रूरी नहीं है, बट उसमें से निकलें कैसे हुँ, कि दूसरे को ट्रस्ट अप कर पाएँ, उसके लिए सेल्फ पे काम करना ज़रूरी है। थेरेपीज़ ले सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं कि कोई एक इंसान गलत था तो मेरा उससे कुछ कर्मा था, कुछ हिसाब-किताब था। और अब मुझे ये लेबल नहीं लगाना या बिलीफ नहीं बनाना ऑल मेन आर रॉन्ग या हुँ, मेन आर नॉट ट्रस्टवर्दी, क्योंकि अगर आपने ये बिलीफ बना लिया हुँ, हुँ, एक बाउंड्री की तरह, हुँ, हुँ, लकीर खींच दी अपने हुँ, दिमाग के अंदर जो दिख नहीं रही है, और आप हमेशा एक विजिलेंस मोड में, एक उस मोड में रहते हो कि आ, आदमी तो खराब ही होते हैं, कुछ सब तो उनकी तो सोच ही ऐसी गड़बड़ होती है। हृदय है। हाँ, कुछ तो उनकी सोच ही खराब होती है, वो गलत तरीके से देखते हैं या सोचते हैं या जो भी है। तो आप हमेशा इनकाउंटर करोगे ऐसे ही लोगों को। क्यों? आपकी जो एनर्जी है वहीं तो रेजोनेंस करेगी कि आप यू विल ऑलवेज गेट इनटू दोज रिलेशनशिप हुँ, जहाँ पर वो लोग सही नहीं हैं, बिकॉज वो सही नहीं है, क्या है वो, मेरा थॉट है जो वो अट्रैक्ट कर रहा है। ट्रू। मैनिफेस्टेशन यहाँ भी तो काम करेगी। खाली पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए थोड़ी ना हम नहीं, नहीं, खाली ट्रू। मैनिफेस्टेशंस करते हैं। नेगेटिव भी जो लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी तो मैनिफेस्ट हो रहा है ना आपकी लाइफ हुँ। के अंदर। वो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है? आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, दैट इज व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव रिलेशनशिप्स इन लाइफ। कितना काम करें मैम, एक छोटी सी लाइफ होती, मतलब 60 से 70 साल लाइफ एक अच्छा कोई जीना चाहे, लेकिन इस लाइफ में इतनी सारी चीज़ें, जब हम बचपन से पढ़ रहे होते थे, क्या पढ़ रहे होते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो मुझे लगता है इन जनरल लाइफ में कभी काम नहीं आता। लेकिन कोई बियॉन्ड द, कहते हैं ना, स्टडी सिलेबस के बाद कोई बात ही नहीं करता है। आज बुक्स में भी हर किसी को एक रेस लगा हुआ, ग्रेड लाना है, ए बी सी ग्रेड लाना है, उसमें भी प्लस 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 कर, लेकिन रियल लाइफ के बारे में कोई बात ही नहीं करता, रियल पेरेंटिंग के बारे में बात नहीं करता। इस तरह का जो डिप्रेशन ट्रॉमा से जो कई बच्चे जूझ रहे हैं, नहीं करते हैं। आज कई बच्चे सुनने में आता, मर्डर कर देते हैं, 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल का बच्चा है। अभी शायद कल न्यूज में भी देखा, पता नहीं, एक लड़के के साथ शायद रेप हुआ है। अब बताओ, मैं क्या, मतलब क्या चल रहा है लोगों में। और मुझे लग रहा है अगर उन सबको टाइमली टाइमली गिरावट काउंसलिंग। हाँ। बहुत ज़्यादा आ गई है। गिरावट का स्तर जो है वो इतना नीचे हो गया है कि इंसान इंसान नहीं, वो पशु बन गया है। कि आप वो चीज़ें कर रहे हो जो दूसरा इंसान कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। हम्म, हम जैसे लोगों के लिए वो समझ से बाहर है कि किसी ने वो किया है, ठीक है? तो वहाँ पर यही है कि अगर आप चाहे छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र है, कुछ ऐसे हीनियस क्राइम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें इस तरीके से कर रहे हैं, तो भुगतान तो देखिए भरना ही पड़ेगा। और कहीं-कहीं ये भी एक थॉट रिफ्लेक्ट करता है कि जिसके साथ गलत हुआ, उसने भी कुछ कार्मिकली कुछ ऐसा किया हुआ होता है। बट तो मैम ये एवरीथिंग एक्सक्यूज नहीं हो इज़ जाएगा मैम? मतलब अगर आज सपोज कोई गिल्टी है, हुँ, तो वो तो बड़ा इजी बोल देगा मैम, इसको एक प्लेटफॉर्म बना लेगा कि मैं तो, मतलब मुझे लगता है चीज़ों में। आपकी जो फ्री विल है, हम्म, आप देखिए अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन की बात करते हैं, तो हम्म, अगर जैसे एक रिलेशनशिप में किसी ने किसी के साथ गलत किया, हम्म, एक बिट्रेड हुआ, एक ने बिट्रे किया, हम्म, ठीक है? तो ये बिट्रेड और बिट्रेयल वाली रिलेशनशिप है, ये रिपीट पैटर्न में आपकी लाइफ में बार-बार, बार-बार, बार-बार हर जन्म में आप करोगे। आज मैंने किसी के साथ गलत किया, अगले जन्म में वो मेरे साथ गलत करेगा और मैं गिल्टी या विक्टिमहुड में रहूँगी जहाँ सामने वाला मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है। और ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, बदलती रहेंगी, मतलब रोल्स बदलते रहेंगे और ये जो बिट्रेयल कैरेक्टर और चलता है। बिट्रेयल की जो ये रिलेशनशिप है, ये सेम रहेगी। हाँ, और रोल्स रिवर्स होते रहेंगे, जन्म, 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 जन्म। कभी एक टाइम आएगा कि जब कोई एक इंसान कहेगा आई वांट अ ब्रेक, इसको कट ऑफ करते हैं, और फिर वो इंसान सामने वाले को फॉरगिव करेगा कि नाउ आई चूज टू कम आउट ऑफ दिस पैटर्न एंड आई फॉरगिव यू। तुमने मेरे साथ गलत किया, मुझे तुम्हारे साथ अगले जन्म में गलत नहीं करना। मुझे
तुम्हें माफ़ करना है और मुझे भी अपने आप को माफ़ करना है कि मैं इस रिलेशनशिप में अपने आप को भी बहुत परेशान करती रही या करता रहा, ठीक है? तो वो जो फ्री विल होती है, आप लेसन लेकर आए हो, जैसे आपने बोला इस हुँ, एग्जाम्पल के अंदर दूसरा इंसान के साथ जिसके साथ गलत हुआ तो सामने वाला कहेगा कि नहीं, हुँ, बट ऐसी सिचुएशन में वो फ्री विल परमात्मा हर किसी को दे के भेजता है कि मेरे साथ बुरा होने के बाद भी नाउ व्हाट आई चूज, डू आई चूज टू बी रिएक्टिव, मैं उस चीज़ को उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करूं, या फिर मैं उस सिचुएशन को ख़त्म करके चलो तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, एंड आई वांट टू फॉरगिव योरसेल्फ ऑन दैट। फॉरगिवनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि चलो गले मिल ले अब दोबारा, हुँ, है ना? या फिर फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि भई चलो अब पुरानी तरीके से सारी बात हो जाएगी। हुँ, फॉरगिवनेस ये भी होती है कि मैच्योर्डली आप चीज़ों को डील करें और आप देखें कि ठीक है, आपकी थॉट प्रोसेस सामने वाले से नहीं मैच करती और वो चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी, तो आप उसको इस हिसाब से फॉरगिव करते हो कि एक कंपैशनेट हार्ट रखकर आप ये कहते हो कि चलो ठीक है, नाउ आई विल नॉट बी इन टॉकिंग टर्म्स विद यू, बट आई विल नॉट थिंक इल ऑफ यू। मैं तुम्हारे लिए नेगेटिव नहीं सोचूंगा, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचूंगा, तुम्हें कर्स नहीं करूंगा, बद्दुआ नहीं दूंगा। हुँ, दैट इज ट्रू फॉरगिवनेस, कि मुंह पे नहीं, अंदर भी, अंदर से। है ना, अपने अंदर मन में आप उसको दिल से कहो कि जा यार भाई, तेरा रास्ता अलग मेरा अलग, और आप अपनी एनर्जीज को सेव करके यू मूव ऑन टू योर ओन जर्नी और लेसन्स, एंड देन वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी। हुँ, फिर नेक्स्ट में वो नहीं होगा। बहुत से ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पर, अभी एक रिसेंटली एक केस स्टडी है, उनके सेशंस चल भी रहे हैं, तो अभी उनके 2 ही सेशंस हुए हैं, मतलब मैं 5 सेशंस की एक थेरेपी काइंड उनको देती हूँ, तो उनके 2 ही सेशन हुए, तो वो हस्बैंड वाइफ डिवोर्स के केस में हैं। तो जो हस्बैंड हैं वो अलग रहते हैं और जो वाइफ हैं बच्चों के साथ हैं, और उन्होंने अपनी एक लाइफ टाइम के अंदर देखा कि वो बोल रही हैं कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। हस्बैंड को। हाँ, मतलब लाइफ टाइम में कोई केस मतलब ऐसा हुआ जो कि उनके साथ भी गलत हुआ। हुँ, मतलब उसमें ऐसा कुछ था कि वो हुँ, 2 ब्रदर्स थे और उनकी कोई ज़मीन-वमीन होती है, तो वो छोटा भाई जला-वला देता है, और फिर वो जब पैसा माँगने जाते हैं उसके पास, और वो इस लाइफ टाइम में हस्बैंड है और उस लाइफ टाइम में ब्रदर था। तो वो उसने गलत भी किया, 2 ब्रदर्स थे, जो मेरी क्लाइंट है, हुँ, हुँ, वो बड़ा भाई थी, और जो छोटा भाई था उसने उसकी ज़मीन भी जला दी। हाँ, और वो जब पैसे मांगने गया कि प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो, उसको नहीं पता था कि उसने जलाया है या कुछ करा है ख़राब, और वो जब पैसे मांगने गया तो उसने बोला कि मेरे पास नहीं है। उसने उसको पैसे नहीं दिए, हेल्प नहीं करी, और उसने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम देखा अपनी लाइफ में। बाद में वो ठीक हो गया था, और बाद में जब उनका लास्ट में जो हम डाइंग थॉट्स रिकॉर्ड करते हैं या रजिस्टर मतलब लिखते हैं, तो वो लास्ट डाइंग थॉट्स जो थे उस लेडी के, जो मतलब उस लाइफ टाइम में बड़ा भाई था, हुँ, हुँ। उसके थे, मैं इसको अपने भाई को कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं कभी इसको माफ़ नहीं करूँगा। एंड दैट इज़ हाउ वो जो गिल्ट था, खुद लिख दिया जो लास्ट ड्राइंग था। नहीं, नहीं, उसने खुद लिखा नहीं, उसने मुझे बताया, हम लिखते हैं ना जैसे नोट्स ओके, बनाते हैं, तो उस वाइफ ने अपने रिग्रेशन में देखा कि आई लास्ट लाइफ टाइम में मेरे भाई ने ऐसा किया, तो उसने बोला मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा ज़िंदगी भर, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने स्ट्रगल देखा, बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा, और मतलब एक उसका ब्रदर ही था, पेरेंट्स थे नहीं, और ब्रदर ने मना कर दिया हेल्प के लिए, और फिर बाद में उन्होंने बोला, लास्ट ड्राइंग थॉट्स थे कि मतलब वो एक जो उसके लिए एक नेगेटिविटी थी ना ब्रदर के लिए, जो कि जेन्युइन थी वैसे देखा जाए तो, कि हुँ, भी उसको जेन्युइन इन द सेंस कि उसके साथ गलत हुआ और उसने उसको हेल्प भी नहीं करी, तो वो उसका एक ह्यूमनली अगर हम बात करें तो बहुत नेचुरल है कि उसको ये थॉट आया। हुँ, बट देन अगेन फ्री विल से वो उस समय भी उसको माफ कर सकता था, पर उसने नहीं किया, नहीं उसने किया। चूज किया कि आई विल नेवर फॉरगिव हिम। तो इस रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आया और हस्बैंड चीट कर रहा है, और मैंने फिर उनका जो ये रिग्रेशन प्रोसेस कराया था, तो मैंने उनके हस्बैंड की एस्ट्रल बॉडी को कनेक्ट करके उनके थ्रू उनसे उनको फॉरगिवनेस कराई कि नाउ आई हुआ चूज, यस, आई चूज टू एंड दिस साइकिल। साइकिल, कि जिसमें मैं तुम्हें इजीली अब जाने देती हूँ, माफ करती हूँ, एंड आई विल फॉरगिव यू।
मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहती। अब ये है सिचुएशन कि जो अभी उनके सेशंस बाकी हैं, बट वो मेरे को ये बोल रही थी, पहले उनको लगता था कि भाई मैं शायद इसको नहीं छोड़ पाऊंगी, बट अब मेरे को लास्ट सेशन के बाद उन्होंने बोला कि आई विल लेट हिम गो, मैं उसको जाने दूंगी, उसको किसी के साथ भी रहना है रहे, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। तो वाओ। फॉरगिवनेस जो होती है हमारी, वो बहुत से लेवल पे डिफरेंट मीन करती है और हर सिचुएशन में डिफरेंट होती है, तो वो डिपेंड करता है। तो ये जो हम फॉरगिवनेस कराते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद वेरी वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ, और जितनी ज़्यादा कोई भी रिलेशनशिप क्लोज होगी, बहुत नज़दीक होगी, दिल के करीब होगी, और वो उतनी ज़्यादा दुखदाई है अगर, तो वो हमें कहीं ना कहीं इट्स अ साइन कि यू कैन हील देम। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उन रिलेशनशिप्स को हील करो, क्योंकि आप उन्हीं थॉट्स में रहोगे ना सारा टाइम, ना आप किसी और चीज़ पे फोकस कर पा रहे हो, और आप उन्हीं थॉट्स के अंदर उसी इंसान की उसमें कि, और आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि आपके साथ गलत हुआ, विक्टिम बने रहेगा। विक्टिम बने रहेंगे। मैम एक बात, आप घर में कैसे रहते हाँ जी। हो? घर में कैसे रहते हो आप? घर में मैं कैसे रहती हूँ? घर में आपकी पर्सनल लाइफ कैसे होती है, मतलब फैमिली में? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ वर्क करती हूँ, ठीक है। वो मुझे मेरा लग रूटीन गया। ऐसा शुरू होता है मॉर्निंग में कि आई डू लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग मेडिटेशंस आई डू, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सिर्फ कुछ नहीं करना होता, सिर्फ स्टिल बैठना होता है 5-10 मिनट्स, ठीक है। तो वो दिनचर्या शुरू होती है। फिर उसके बाद अपना जो नॉर्मल चोर्स होते हैं घर के या वो, बट मैं सबसे ज़्यादा, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि वेयर आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इज आई एम वर्किंग ऑन माई थॉट प्रोसेस। वो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी लाइफ में, हम काम थेरेपीज कर रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं, पर उसके बाद भी बहुत जगह पर हमारी थिंकिंग नेगेटिव होती है कि रोज़ डेली मर्रा की भी हम जिंदगी में के अंदर कोई बात बोल रहे होते हैं ना, अरे आज वो तो आएगी ही नहीं, या वो ऐसा होगा ही नहीं, या कुछ। वो कुछ साल पहले, आज से 10 साल पहले ज़्यादा था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस, कि मैं अपने थॉट्स को हर समय वॉच करती हूँ, मैं बोल क्या रही हूँ। अगर छोटा सा भी कोई एक सेंटेंस है किसी को बोलना है, आई नेवर डू दैट इन, आई ट्राई कि मैं उसको नेगेटिव में ना बोलूँ। उस बात का जो मीनिंग होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसका आउटकम पॉजिटिव ही है। मैम राम राज फिर से आ जाएगा। देखिए, राम राज आएगा जब आएगा, बट अगर आपने अपनी लाइफ में ये डिसिप्लिन बना लिया कि हम अपने अपने थॉट्स पे काम करने लग जाएं, तो राम राज्य आपके लिए आ जाएगा आपकी लाइफ में। मैम राम राज आ रहे हैं, दिवाली भी आ रही है, कुछ दिवाली के लक्ष्मी गणेश की कुछ वास्तु से रिलेटेड है कुछ, जैसे लाइक हर कोई अट्रैक्ट करना चाहता है लक्ष्मी माता को और गणेश जी को कि हमारे घर जरूर आए, हर कोई पूजा करता है इस नियति से, लेकिन सैडली सबके यहाँ पॉसिबल नहीं होता, कई घर होते हैं जो सेलिब्रेट तक नहीं कर पाते हैं। कुछ है उनके लिए जो हम देखिए, रिकमेंड करें? मैं ये कहती हूँ कि अगर आप बहुत मिनिमलिस्टिक वे में अगर सिर्फ दिवाली पूजन करना चाहते हैं, तो सिंबॉलिकली जो घर की सफाई करते हैं वो करिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से क्लटर तो घर में नहीं रखना चाहिए। जो चीज़ें आपको लास्ट 2 साल के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई, चाहे वो तारे हैं, चाहे वो पेंट के डब्बे हैं, चाहे वो लोहा लंगड़ है, चाहे वो कोई टूटी हुई चेयर है, या कोई चीज़ आपको लग रहा है मैं निकालूंगा निकालूंगा निकालूंगा, बट वो सारी चीज़ें आपने नहीं निकाली हैं। कोई ख़राब वॉचेस हैं, ठीक करवाऊंगा कभी, पर वो नहीं करवाई है आपने, तो आपका वो समय डिस्टर्ब कर रही है। तो वो सारी चीज़ें, कपड़े हैं, उनमें भी एनर्जीज है ना, तो वो जो कपड़े हैं जो आपको लगता है कि आपसे भी नीचे कोई होगा, आप उनको डोनेट कर दीजिए। तो ऐसे करके थोड़ा सा काटा छाटी करना बहुत ज़रूरी है, और जो और मन में आ रहा है ये कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए। और ऑब्वियसली ये दिवाली की एनर्जीज ऐसी, अभी दिवाली निकलेंगी 1 हफ्ते 10 दिन बाद, सब चीज़ थम सा जाएगा, हाँ। है ना। फिर आपको कुछ गंदा दिख भी रहा है, आप नहीं करेंगे,
और अभी दिवाली से पहले वो एक एनर्जीज होती हैं आपके अंदर भी कि आपको वो उद्यम रहता है करने का, तो डू इट। कि अपने घर में बहुत ज़्यादा सफाई इस इन द सेंस कि एक घर साफ तो साफ सभी रखते हैं, बट क्लटर जो घर के अंदर अलमारियों ड्रॉर्स में या जगह जगह है, वो थोड़ा सा अपने घर को, आपको वाइट वॉश या पेंट या डैम्पनेस जो होती है, सीलन जो होती है, या दीवारों में जो क्रैक्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वास्तु के दोष इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। इसीलिए लोग रिपेयर कराते हैं क्या इस समय घर? इसलिए भी करवाते हैं, और वैसे भी कि लोग सोचते हैं कि अगर पेंट ड्यू है, चलो दिवाली के आसपास कराएं, थोड़ा सा शुद्धि रहे, सफाई रहे। वो तो आप किसी भी टाइम करवा सकते हैं, करवाना चाहिए। दूसरा, दिवाली पूजन पे मुझे ऐसा मेरी एक ऐसी फीलिंग है कि अगर आप कहते हैं ना, वो लक्ष्मी को अगर वरना चाहते हो, तो वो विष्णु समान आपको बनना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा दिखाते हैं कि विष्णु जी शेष नाग पे शैया पे हैं, और वो उनके पैरों के पास बैठी हुई हैं लक्ष्मी जी। तो वो जो क्वालिटीज़ हैं, वो जो वर्च्यूज़ हैं, वो जो सच्चाई सफाई है, वो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक हमारे अपने मन की भी है। तो मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं रिग्रेशंस करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, कर दो। उस तरीके से अपने अंदर खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको प्यार नहीं मिला लाइफ के अंदर, तो अपने आप को प्यार से भर दो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम एनर्जेटिकली अपने अंदर वो चेंजेस लाएंगे, तो वो सच्चाई सफाई से जब हम उस माँ के आगे बैठेंगे और उसको पूजा करेंगे, चाहे 100 दीप नहीं है, आपने 4 दिया, 1 दिया, 2 दिया, दिल से उनको लगाया, वो आपकी परिस्थिति जानती हैं, ठीक है ना? पर वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो आप जिन चीज़ों में स्टक हो, जिन इमोशंस में स्टक हो, उनसे आज इस बार बाहर निकलो। तो आप देखोगे कि कम होने के बाद भी खुशी है। तो वो जो खुशी है, क्योंकि मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी, लव इज ऑल्सो एन एनर्जी। मनी तभी अट्रैक्ट होगा जब आप एक जॉयस स्टेट में हैं। इनसिक्योरिटीज अगेन स्पेक्ट्रम में आपको नीचे ले आएगा। और एनलाइटेंड स्टेट वो होती है कि जब आप लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। बिल्कुल है मैम। जो अगर अगर आप कोई इंसान गरीब है या कम है, गरीब नहीं बोलना चाहिए, अगर कोई इंसान कम है फिनेंशियली, तो अगर वो किसी से पैसा मांगेगा, कोई उसको नहीं देगा। नहीं देगा, ये और फैक्ट जिसके है। पास पैसा है, उसको दुनिया आके कहेगी, यार कितने चाहिए बता, मैं लाके रख दूं तेरे घर पे। बहुत बहुत कड़वा सत्य है ये मैम। ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जीज को एस्केलेट एलिवेट करना है। आप उन चीज़ों से अगर आप बाहर निकलें, अपने अपने थॉट प्रोसेस पे काम करें, अपनी स्टक एनर्जीज पे काम करें, डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। आपके फ्रेंड्स हैं मैम? बहुत कम। क्यों कम क्यों है? क्योंकि मैं बहुत चूजी हूँ। I when I believe in energies, then I talk to people who are like minded. तो कुछ मेरा पाथ स्पिरिचुअलिटी का इस तरीके से है कि धीरे 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 लोग बहुत कम होते गए कम होता है। लाइफ में। तो वहाँ मुझे वो कमी नहीं लगती, वहाँ मुझे अबंडेंस ही फील होती है कि वो मेरा अगर 2 दोस्त हैं, तो वो मेरे लिए 2 जो है वो 200 के बराबर हैं। ट्रू। और वो जो 200 की भीड़ मुझे नहीं इकट्ठी करनी कि जहाँ वो सिर्फ परचिंतन हो और कंपेयर कर रहे हो आप, या वो सब चीज़ें। तो ये पाथ ऐसा होता है स्पिरिचुअलिटी का कि धीरे 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 आप बहुत, मतलब दुनिया के हिसाब से वर्ड यूज़ करूँगी कि आप अकेले रह जाओगे, बट आप अकेले नहीं होते। एक अलग संसार आपके अंदर होता है। मैम मैं चाहता हूँ कुछ सजेशन उनके लिए जो कई बार होता है ना, मैंने बताया था जैसे लाइक कई बार ऐसे बच्चे भी हो गए कि उनको अच्छे बुरे का तो ऑब्वियसली पता नहीं होता। 15 ईयर्स में वो किसी को मार देते हैं या किसी को मरता हुआ देख लेते हैं, तो वो ट्रामा और वो शेयर नहीं कर पाते क्योंकि वो मोमेंट उनको समझ से ही पड़ी होती। और एक होता है जैसे लाइक हम एक मेच्योर एज में आ जाते हैं,
मैच्योर एज में आने के बाद भी प्रॉब्लम सेम ही रहता है, क्योंकि आप उस लेवल पे जाके ना आप बात ही नहीं कर पाते हो किसी से। एक तो वो जो 12-13 साल की एज में होता है वो डिप्रेस रहता है कि क्या बात करूं, जैसे आपने एक कहा था 11 साल का बच्चा है, वो क्या कर सकता है ऐसे मोमेंट पे। और आज भी जो इस वीडियो को देख रहा होगा बच्चा, वो चाहे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना कुछ, तो कैसे अप्रोच करे अपने पेरेंट्स को, और उन पेरेंट्स के लिए भी एक दो लाइन एटलीस्ट सुने उनकी बातों को, ना कि गलत जजमेंट कर ले। तो ये मैं बोलूँगी कि जो बच्चे हैं, अगर कुछ इस एज ग्रुप में हैं, एक टेंडर, एक वल्नरेबल एज में है, जब हम्म। उनको एक्चुअली में अपने इमोशंस प्रोसेस नहीं करने आते, हम्म। उनको समझ नहीं है कि क्या सही है या गलत है, हम्म। जजमेंट्स में पड़ जाते हैं, सेल्फ में ही डाउट में आ जाते हैं, पर कुछ गलत हुआ है ऐसा, या कुछ देखा है ऐसा, कोई फियर, कोई ट्रॉमा उनकी लाइफ में, उनसे नहीं हुआ, उनकी लाइफ में कुछ हुआ, हम्म। पेरेंट्स के साथ हुआ या किसी के साथ हुआ, और एक छाप उनके दिमाग में है बिल्कुल जो है। उनको डिस्टर्ब कर रही है। तो ऐसे बच्चों का रिग्रेशन और उनकी हिप्नोथेरेपी की जा सकती है कि जहाँ पर उस ट्रॉमा को रिलीज़ किया जा सकता है, हम्म। उन मेमोरीज़ को रिलीज़ किया जा सकता है, उनकी काउंसलिंग हो सकती है, उनको किस तरीके से अपने इमोशंस को प्रोसेस करना है ये उनको समझाया जा सकता है। बहुत सी चीज़ों का, अगर उनके दिमाग में प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको रिज़ॉल्व किए जा सकते हैं। तो जब आपको अंडरस्टैंडिंग आती है, जिसे कहते हैं ना विज़डम, हम्म। वो जो विजडम और अंडरस्टैंडिंग आपको जब आती है, तब आपको लिए चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। नहीं तो एक जाल की तरह वो चीज़ आपके दिमाग में है, जो मतलब आपको लगता है कि वो जाल में आप फंस गए हो। हाँ। ठीक है। तो पेरेंट्स भी बच्चों की उस ओपन कम्युनिकेशन में रहें, और वो भी समझे कि क्या ज़रूरी है। मेरे पास एक केस स्टडी आई थी, उन्होंने मेरे से फिर रिग्रेशन सेशंस नहीं लिए थे। उनका जो बेटा था, उसमें था, ओसीडी थी उनको, और ओसीडी, हुँ, डिप्रेशन कुछ, ऑब्सेसिव अच्छा। कंपल्सिव कंपल्सिव ऑर्डर। तो ये जो उनको जो डिसऑर्डर होता है, ये जो था उसमें, जैसे कोई क्लाइंट बार-बार हाथ धो रहा है, हम्म। बहुत बार धोते हैं, फिनिकी होते हैं कुछ चीज़ों के लिए, कुछ-कुछ में एग्रेशन भी होता है। तो अलग-अलग तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। तो उन्होंने बताया था मुझे, बस उन्होंने तब उस समय बात करी थी, बिकॉज़ उनका जो बेटा था वो रेडी नहीं था सेशंस हम्म। के लिए। उन्होंने कहा मैं आपको बताऊँगी। बट उन्होंने जब मेरे से शेयर किया था ओवर द कॉल, तो 26 साल का बेटा था, वो 6-6 घंटे वो वॉशरूम में रहता था। 6 घंटे? 5-6 घंटे वो वॉशरूम में रहता था। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है वो क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला कि ऐसा कभी आवाज़ आ रही होती है कि वो कपड़े धो रहे हैं, या फिर कुछ मतलब बैठे हुए हैं और अपना मतलब नहा भी रहे हैं, या काफ़ी देर बैठे हुए हैं। पहले हमें थोड़ा डर लगता था, बट ओवर अ पीरियड टाइम हमें लगता था कि नहीं, आदत होगी। आदत हो गई है, आ जाएँगे। ओसीडी हमें पता है, बट ही इज़ नॉट रेडी टू डू एनी हम्म। थेरेपी और मतलब टेक मेडिसिन्स वगैरह। तो वो चीज़ धीरे-धीरे बढ़ रही है, या कुछ इस तरीके से है। तो मतलब वही है कि कितनी बार ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता कि बच्चे क्या गो थ्रू कर रहे हैं, बट हम्म। मे बी दे डू नॉट नो द राइट वे और पाथ। ट्रू। तो ये जो रिग्रेशन के सेशंस होते हैं, ये जो हिप्नोथेरेपी के सेशंस होते हैं, ये हर उन पेरेंट्स के लिए भी या बच्चों के लिए भी, या उस हिसाब से है कि आप कोई डिफ़िकल्ट इमोशन से, कोई फ़ियर फ़ोबिया से, किसी भी तरह की ऐसी मेमोरी जिसका आपको कोई आंसर नहीं दिख रहा, कोई ऐसे फ़िज़िकल बॉडी के पेन, एक्स हैं, या फिर कोई मेंटल ट्रॉमा है, कोई बचपन का कुछ है, तो उन सभी चीज़ों के लिए आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हो। एंड ये हाईली रिकमेंडेबल भी है, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए, जो आप नहीं कर पाए, किसी से नहीं शेयर कर पाए, और उसको, उस इवेंट को, वो जो मेमोरी थी या जो इवेंट हादसा हम्म। हुआ, उस समय कौन गलत था, कौन सही था, उस सिचुएशन को किस तरीके से समझना था, एक हायर पर्सपेक्टिव उसके बारे में, हम्म। वो हम लोग सामने वाले को देते हैं ट्रू। उस सिचुएशन में, एज अ आउटसाइडर, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ काउंसलर। और फिर जब चीज़ें उनको समझ में आती हैं, तो फिर बेटर रहता है। और मैं जाने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा। कई बार होता है ना, हम सोशल मीडिया पे कंटेंट देखते हैं और कई बार हमें कंटेंट पसंद नहीं आता, हम स्किप तो कर ही देते हैं ना। हम्म। हमारे हाथ में होता है ये चीज़। माना कि सोशल मीडिया पर आप ऐसे कई वास्तुशास्त्र से मिलो, एस्ट्रोलॉजर से मिलो, जो लगता है कि ठीक है रियल नहीं है, कुछ फेक हो सकते हैं,
लेकिन आपको ट्राई तो करना पड़ेगा ना। किसी एक को लेके आप पूरे मतलब उस कैटेगरी या उस पर्टिकुलर इंसान या उससे प्रॉपर जो रिलेटेड, कम्युनिटी हाँ, जो है हाँ, एक ओकल्ट के अंदर हाँ, अलग-अलग, हाँ। बिल्कुल। तो आप भी अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो कंटेंट केयरफुली देखो। कंटेंट ऐसा जो हर किसी के सामने आप फ़ोन स्क्रॉल कर सको, चला सको, चाहे छोटा बच्चा हो घर में, बड़ा बच्चा हो, कोई भी आपके हाथ से फ़ोन ले, ताकि उसको ना आपको स्केर्ड ना हो कि यार कुछ गलत कंटेंट आ जाए। हुँ, हुँ। क्योंकि ये भी एक एल्गोरिदम ही है। हुँ, जो जब तक जितना मैं समझा हूँ आज हुँ, तक हुँ, सोशल मीडिया को, हुँ, हुँ। आप जो देखते हो वही वही दिखाया चीज़ें। जाता है हुँ, आपको। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो भी कंटेंट डालते हो, जिस तरह के भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, प्लीज़ केयरफुली देखो आप। थैंक यू सो मच।